नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम और इस खास कार्यक्रम में आज पहले मैं आपसे जुड़ गई हूँ और नज़रिया आप खास कार्यक्रम देख रहे हैं और आज के इसलिए ये स्पेशल प्रोग्राम या स्पेशल ब्रॉडकास्ट में इसलिए मैं आपके सामने आई हूँ क्योंकि 2 बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं। एक है हमारे देश से जुड़ी हुई जो राष्ट्रपति का चुनाव जो हुआ है, लगातार वोटिंग का सिलसिला जारी है और ये वोटिंग जो है वो 5 बजे तक चलेगी और 5 बजे के बाद से ही फिर 6 बजे सिलसिला शुरू हो जाएगा काउंटिंग का और उम्मीद ये लगाई कि 1 घंटे के अंदर तकरीबन ये पता चल जाएगा कि अगला देश का उपराष्ट्रपति आखिर कौन होने जा रहा है। इस पर सबकी निगाहें रहेंगी क्योंकि ये कहीं न कहीं एक मैसेजिंग का चुनाव हो गया है। कौन जीतता है, कौन हारता है, ये तो एक अलग बात है, लेकिन इस सब के बीच जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख एक तरह से हम कह सकते हैं, इस पर कहीं न कहीं लगी हुई है। क्योंकि इसलिए भी कि अगर मान लीजिए कि कुछ सांसद भी एनडीए के, बीजेपी के अगर क्रॉस वोटिंग कर देते हैं, जिसका खतरा लगातार बीजेपी को सताया हुआ है, इसीलिए लगातार वो अपने एमपीज को गार्ड करते हुए नजर आए और लगातार हमने देखा कि जो डिनर होना था उस डिनर को भी कैंसिल कर दिया गया। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या मोदी जी की साख बची रहती है, क्योंकि उन्होंने तमाम तरह के इसमें हम कह सकते हैं कि हथकंडे अपनाए हैं, कॉल्स गई हैं अलग अलग एमपीज को ताकि किसी भी तरीके की कोई क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। पूरी की पूरी कोशिश तो ये भी की गई कि इंडिया गठबंधन के जो एमपीज हैं उनकी तरफ से क्रॉस वोटिंग हो जाए ताकि वो जीत के सेलिब्रेशन जो है उनके लिए वो किसी दूसरे मायने में हो जाए, क्योंकि अभी आपको पता है कि नैरेटिव की इस पूरी जंग में लगातार नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी हारती हुई नजर आ रही है। नैरेटिव कौन बना रहे हैं? नैरेटिव बना रहे हैं राहुल गांधी और विपक्ष, और उनको हेडलाइंस मैनेज करने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है। तो शायद फेस सेविंग के लिए उन्हें लगता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो कहीं ना कहीं उनकी फेस सेविंग कर सकता है। इसलिए कोशिश ये भी की गई, कई सांसदों को फोन भी किया गया कि इंडिया गठबंधन के कुछ सांसद क्रॉस वोटिंग कर देंगे तो उनको ये हो जाएगा कि खेमे में देखिए हमने सेंध लगा दी। लेकिन अगर उल्टा हो गया तो फिर क्या करेंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह? ये $1 मिलियन का क्वेश्चन जरूर बन गया है। लगातार हम सुबह से तस्वीरें देख रहे हैं। एक तस्वीर जो बहुत वायरल हुई जिसमें हमने देखा कि कैसे नितिन गडकरी जो हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उनका हाथ पकड़कर वो आते हुए उनके साथ नजर आए वोटिंग के लिए, और ये पूरे सोशल मीडिया पर ये वायरल हो गई और ये कहा गया कि पॉलिटिक्स में सब कुछ, सारी बात जो है वो पॉलिटिकल पोस्चरिंग की होती है। और क्या ये किसी तरह की पोस्चरिंग करते हुए नजर आए नितिन गडकरी? मल्लिकार्जुन खड़गे भी बहुत सहज उनके साथ नजर आ रहे थे, वो भी हमने देखा। जिस तरह की बातें अखिलेश यादव ने कही और फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने जिस तरह की बातें कही, हालांकि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि वो राजशेखर रेड्डी को ही समर्थन, अपना सुदर्शन रेड्डी को माफ कीजिएगा, ही अपना समर्थन जो है वो दे रहे हैं। तो ये तमाम बातें उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हैं, सबकी निगाहें लगी हुई हैं। अब तक का ये सबसे इंटरेस्टिंग उपराष्ट्रपति का चुनाव बना हुआ है। इससे पहले भी उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से हार और जीत में जो मैसेजिंग छुपी हुई है उसको लेकर तमाम तरह की बातें जो है वो कही जा रही हैं। दूसरी बड़ी खबर, बेहद महत्वपूर्ण खबर, और हिंदुस्तान के लिए, सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, शाह के लिए, निर्मला सीतारमण के लिए, सरकार में बैठे तमाम मंत्रियों के लिए, एमपीज के लिए, सबके लिए एक सबक जैसी ये खबर है। क्योंकि खबर है नेपाल से। नेपाल में आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से वहां हाहाकार मचा हुआ है। प्रदर्शनकारी लगातार सड़कों पर हैं और ये शुरू हुआ, ये पूरा का पूरा आंदोलन का सिलसिला, जब सोशल मीडिया पर, जिनको जेन ज़ी बोलते हैं, यानी कि वो लोग जो 1997 और 2012 के बीच में पैदा हुए हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, जिनकी उम्र 20 साल से कम है, वो तमाम बच्चे जब सड़कों पर उतरे और उससे पहले सोशल मीडिया पर एक तरह का उन्होंने कैंपेन चलाया। कैंपेन था उनका नेपो किड्स को लेकर। नेपो किड्स यानी कि मंत्रियों के और प्रधानमंत्री, इन सबके जो बच्चे, वो कैसे विदेशों में जा रहे हैं, विदेशों में जाकर वो ऐशो आराम से जी रहे हैं, विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं,
टॉप ब्रांड्स के वो चीजें वहां पहन रहे हैं, बहुत ही एक तरह की लग्जरी लाइफ वो जी रहे हैं वहां पर। उन सबको एक्सपोज करना शुरू किया, भ्रष्टाचारी सरकार को लेकर एक्सपोज करना शुरू किया। और फिर उसके बाद जब सरकार डरी, क्योंकि तानाशाह सबसे पहले डरता है तो क्या करता है, वो आवाज बंद करता है, वो मुंह बंद करता है, वो जो अभिव्यक्ति की आजादी है उस पर पाबंदी लगाता है। तो वही तानाशाही जो है वो हमने नेपाल में भी देखी। जैसे ही इन जेंजीज का ये जो आंदोलन है वो सोशल मीडिया पर एक बड़ा आंदोलन बनता हुआ नजर आया, और फौरन फेसबुक से लेकर तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बंद कर दिया गया। फिर क्या था, जेंजीज ने पूरा एक तरह से इसको अपने हाथ में लेते हुए इस पूरे आंदोलन की इसकी कमान को वो सड़कों पर उतर गए। यहां तक कि यूनिफॉर्म में, स्कूल की यूनिफॉर्म में बच्चे नजर आए, सड़कों पर उतर कर उन्होंने ये आंदोलन शुरू कर दिया। और इस आंदोलन ने जिस तरह का पूरा रुख इख्तियार किया, आप ये देखिए, मजबूर होकर पहले गृह मंत्री और उसके बाद अब प्रधानमंत्री जो ओली हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वो देश से भागने की भी कोशिश कर रहे हैं। जो दूसरे मंत्री हैं, जो दूसरे इंपॉर्टेंट पदों पर बैठे हुए हैं, उन्होंने भागने की भी कोशिश की है, लेकिन अभी तक की खबर के मुताबिक कोई भी फ्लाइट वहां से उड़ान नहीं भर पाई है। इसके अलावा पार्लियामेंट में पूरी तरह से उसे आग के हवाले कर दिया गया है। राष्ट्रपति का जो निजी आवास है उसे आग के हवाले कर दिया गया है। प्रधानमंत्री के आवास को भी आग के हवाले करने की खबर है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट पर अटैक किया गया है, क्योंकि ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के एक तरह से गोद में बैठकर काम करती हुई वो नजर आ रही थी। उनकी तरह के जो वो चाह रहे थे उस तरह के जजमेंट्स जो है वो पास कर रही थी, यानी कि सिर्फ दिखावे का लोकतंत्र रह गया था। और वहां पर एक तरह की डिक्टेटरशिप थी, तानाशाही थी, जिसको उखाड़ फेंकने के लिए सड़कों पर उतरे ये युवा, जिन युवाओं को लेकर अक्सर ये सवाल किया जाता है कि ये तो अपनी दुनिया से बाहर निकलते ही नहीं है, इन्हें तो स्क्रॉल करने के अलावा सोशल मीडिया और कोई काम नहीं है। उन्होंने एक क्रांति ला दी है, एक इनकलाब ला दिया है। ये इनकलाब की शुरुआत नेपाल से हुई है, और इससे पहले ये इनकलाब हमने देखा था बांग्लादेश में, उससे पहले हमने देखा था श्रीलंका में। तो जो पड़ोसी हमारे तमाम मुल्क हैं उनमें किस तरह का अनरेस्ट है, और ये अनरेस्ट है सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये अनरेस्ट है सरकार की तानाशाही के खिलाफ, ये अनरेस्ट है सरकार की उन पॉलिसीज के खिलाफ जो आम जनता की लिए नहीं है। ये आक्रोश है और सरकार की उन तमाम नीतियों के खिलाफ जो जनता के लिए नहीं है, जो चंद पूंजीपतियों के लिए है। अब आपको ये लग रहा होगा जो ये बातें कर रही हूं कि तो बहुत सिमिलर साउंड कर रहा है, ये कुछ ऐसा लग रहा है कि नेपाल की जगह अगर भारत लगा दिया जाए तो चंद चीजों को छोड़कर लगेगा लगभग इसी तरह की स्थिति तो भारत में भी पैदा हो रही है, और आगे हालात और खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। इसे आप एसआईआर से जोड़ लीजिए, इसे आप सुप्रीम कोर्ट से आते हुए कई फैसलों को उसको लेकर आप जोड़ लीजिए, इसे आप जिस तरह की नीतियां बनाई गई नोटबंदी से लेकर तमाम तरह की, वो आप देखिए, उससे जोड़कर आप ये देखिए कि कैसे विपक्ष का यहाँ पर मुंह बंद करने की लगातार कोशिश की गई। जिसने भी आवाज उठाई सरकार के खिलाफ उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। किसान आंदोलन से लेकर सीएनआरसी का आंदोलन, वो तमाम हमारे सामने है। तो क्या अब ये सवाल उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी, शाह और ये सरकार क्या इससे कोई सीख लेंगे? क्या वो ये देखेंगे कि उनके लिए कितनी बड़ी सीख है? क्योंकि ये तो शायद वहां के प्रधानमंत्री ने, नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा। वो भी अपने अहंकार में बिल्कुल चूर थे, उन्हें भी लग रहा था सत्ता मिल गई, बस अब तो यहां से इस कुर्सी से उन्हें कोई हटा नहीं सकता है। इस सब के बीच जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो हमारे देश से प्रतिक्रिया आई है, वो बहुत ही चौंकाने वाली है कि हम नजर बनाए हुए हैं। अरे भाई, आप इतना बड़ा कंट्री है, नेपाल से हमारे कितने बेहतरीन ताल्लुकात रहे हैं। हालांकि हम अगर केपी शर्मा ओली की बात करें तो वो चाइना के करीब ज्यादा नजर आए, वो हिंदुस्तान के करीब उस तरह से नजर नहीं आए, लेकिन फिर भी हमारा पड़ोसी वो देश है। हमें ये देखना चाहिए एक बड़े कंट्री की तरह कि हम किस तरह से वहां इंटरवीन कर सकते हैं, किस तरह के हालात को लेकर क्या कुछ आगे किया जा सकता है। इन तमाम चीजों पर बात करने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से हमारे विदेश नीति पूरी तरीके से चरमराई हुई है वो हम देख ही रहे हैं, किस तरह से पूरी तरीके से फेल्योर है वो भी हम देख रहे हैं, और उसका भी एक नतीजा कहीं ना कहीं ये देखने के लिए मिल रहा है। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं
और उन मेहमानों को मैं स्क्रीन पर लेकर आऊं, उससे पहले मैं चाहूंगी कि कुछ बाइट्स हैं जो उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई भी हैं, जहां पर सीधे तौर पर विपक्ष ये क्लेम करता हुआ नजर आ रहा है कि उनके पास नंबर है, या ये भी क्लेम किया गया आइडियोलॉजी की लड़ाई है, क्योंकि आपके पास तो नंबर है नहीं। आपको कैसे पता? अब आप आंकड़े देखिए। नहीं, आपको कैसे पता? अगर आप आंकड़े देखें ना, नहीं, आंकड़े तो ठीक है, लेकिन ये वोट तो अंतर आत्मा के उस पर पड़ता है। और दूसरा, पूरा देश ही जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। भाई हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो खोए हुए हैं उनके साथ भी यही हुआ। सर अखिलेश जी, उनके पहले कई सहयोगी थे, उन्होंने आज बहिष्कार कर दिया, जैसे अकाली दल हो गया, बीजेडी हो गया, इसको लेकर क्या? अभी भी जीत का नंबर हम लोगों के पक्ष में ही आएगा। जीत का नंबर हम लोगों के पक्ष में ही आएगा, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। और उन्होंने कहा इस्तेमाल करो, पार्टी है, इस्तेमाल करती है, यूज एंड थ्रो, और उसको यूज करती है और थ्रो कर देती है। ये तमाम पार्टियों के साथ हमने देखा ही है। संजय सिंह ने, आम आदमी पार्टी के जो सांसद, उन्होंने भी महत्वपूर्ण बात कही है, सुन लीजिए आप उनको भी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने, जो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, और पार्टी ने ये फैसला लिया है कि हम विपक्ष के उम्मीदवार आदरणीय सुदर्शन रेड्डी जी को अपना समर्थन देंगे, अपना वोट देंगे। तो हमारे सारे सांसद जो हैं वो लोकसभा राज्यसभा के विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी जी को वोट करेंगे। क्रॉस वोटिंग की भी आशंका जताई जा रही है। अब देखिए, क्रॉस वोटिंग को तो पार्टियों को चेक करना पड़ेगा कि किस पार्टी में क्रॉस वोटिंग की संभावना है। हमारी पार्टी में ऐसी कोई न संभावना है, ना हम इसमें कहीं कोई किसी के ऊपर संदेह कर रहे हैं। सारे के सारे वोट विपक्ष को उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी जी को पड़ेंगे। अब एक उदाहरण जरूर है जो हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्रॉस वोटिंग करके जो मोदी अमित शाह के चहेते उम्मीदवार थे उनके खिलाफ वोट किया। तो ये एक जरूर देखने को मिला कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित रूप से एक अप्रत्याशित परिणाम आपके सामने आ सकते हैं। कुछ पार्टियों ने कभी बहिष्कार करने का फैसला किया है, तो एब्स्टेंट रहने का फैसला किया, जो अकाली दल। देखिए, वो तो बीजेपी को समर्थन दिया है, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने बहिष्कार किया। बहिष्कार का मतलब मोदी जी का साथ दिया है। तो अब ये पूरा पंजाब और पूरा देश जान गया कि ऐसे वक्त में जब पंजाब एक त्रासदी से गुजर रहा है, अकाली दल बीजेपी के साथ खड़ा है। तो ये तो पूरे देश ने देख लिया ना कि इनका क्या मिला जुला खेल है। बाहर बोलते हैं, अंदर मिले रहते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि संजय सिंह भी ये कह रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव जो है बेहद महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि वहाँ बीजेपी वर्सेस बीजेपी हमने देखा। वहां देखा हमने कि कैसे राजीव प्रताप रूडी ने जब इंटरव्यू दिया तो कैसे निशिकांत दुबे के बारे में क्या बातें उन्होंने कही। तो वो सब तो हम देख ही रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तस्वीर देखिए, बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर, जहां आप देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को और नितिन गडकरी को हाथ में हाथ डाले हुए हैं, एक तरह से हाथ पकड़े हुए हैं, और एक तरह की पॉलिटिकल एक मैसेजिंग भी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा भी है नितिन गडकरी कैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है वो एक तरह से जो और कोई नहीं बोल पाता है, वो कहीं ना कहीं अपने दबे अल्फाज में कभी सीधे तौर पर बोलते हुए नजर आते हैं। नीतियों को लेकर भी वो कहीं ना कहीं सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। तो ये क्या किसी तरह की वो कोई मैसेजिंग है, क्या कोई क्रॉस वोटिंग का खतरा है? ये तमाम चीजें अब से कुछ ही देर में पूरी तरीके से आईने की तरह साफ हो जाएंगी, क्योंकि 6 बजे से मैं आपको ये बता दूं कि काउंटिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और 5 बजे तक ये तस्वीरें आप देखते रहेंगे। अलग अलग सांसद आते रहेंगे, अपने अपने वोट जो है वो डालते रहेंगे। यहाँ ईवीएम से वोटिंग नहीं हो रही है, ये भी मैं आपको बता दूं, बैलेट पेपर से हो रही है। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए, चर्चा का आगाज करें। 2 खास मेहमान आप देख सकते हैं फिलहाल मेरे साथ। सिद्धार्थ जी हैं मेरे साथ, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। रविंद्र शिरोन जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत कार्यक्रम में। सिद्धार्थ जी, शुरुआत मैं आपसे करूं, और शुरुआत उपराष्ट्रपति के चुनाव से, फिर नेपाल पर हम आएंगे, क्योंकि नेपाल पर बात करना बेहद जरूरी है। और जैसे मैंने कहा कि क्या मोदी जी के लिए कोई सीख भी इसमें छिपी हुई है, और क्या वो सीख लेंगे वाकई में, या उनका अहंकार जिस तरह का है वही हमें देखने के लिए मिलता रहेगा कि उन्हें सत्ता से कोई नहीं हटा सकता। ये तो उन शर्मा जी को भी रहा होगा। आपकी पहली प्रतिक्रिया,
क्रॉस वोटिंग का डर तो सता रहा है बीजेपी को, ये तो हम देख रहे हैं। डिनर कैंसिल कर दिया गया और उनको ये लग रहा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के जरिए कहीं ना कहीं वो हेडलाइंस मैनेजमेंट वो कर लें। अगर एक आध भी कोई सांसद इंडिया गठबंधन का भी इधर क्रॉस वोटिंग कर दे तो ये दिखाएं कि देखिए राहुल गांधी की हार हो गई है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि मोदी जी की हार ना हो जाए, उसके चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। जी मेरे ख्याल से जब से पिछले साल 240 की बैसाखी पर बीजेपी आई है, उसके बाद से बीजेपी चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के पास दो ही रास्ता बच रहा है। एक तो या तो चोरी करो चंडीगढ़ के जैसे, या तो सीना जौरी करो जिसमें कि आप ईडी सीबीआई का डर दिखा के जबरदस्ती विप जारी करके चुनाव जीतो। अब चंडीगढ़ में जैसे अगर चंडीगढ़ की चोरी पकड़ा जाती है तो भाजपा नहीं जीत पाती है। और जहां तक विप का सवाल है, हमें पता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में विप जारी नहीं होता, तो विप क्योंकि जारी नहीं होता तो मेरे ख्याल से इस चुनाव में भाजपा को थोड़ी सी ये टेढ़ी खीर होने वाली है। क्योंकि कुल मिला के जो काफी सारे दल इसमें चुनाव में भाग नहीं ले रहे हैं, जिसको एब्सटेन कहा जा रहा है, वो अनुपस्थित रहने वाले हैं, चाहे वो बीजेडी हो चाहे वो बीआरएस हो, छोटे छोटे एक दो सीटों वाले दल भी हैं जैसे अकाली दल वगैरह। तो इन सबको मिला के करीब करीब 786 वोट चाहिए होंगे, 780-86 वोट चाहिए होंगे चुनाव जीतने के लिए, जीतने वाले उम्मीदवार को। बीजेपी के पास इतने नहीं है, बीजेपी के पास 340 ही है, मतलब 40 के आसपास बीजेपी के पास कम सीट है। लेकिन बीजेपी के पास जो कम है वो एनडीए से वो पूरा कर लेती है। एनडीए में आपके नीतीश कुमार भी आ जाते हैं, क्या कहते हैं, शिवसेना का टूटा हुआ धड़ा भी आ जाता है, एनसीपी का टूटा हुआ धड़ा भी आ जाता है। तो ये सब मिला के एनडीए के भरोसे, एनडीए के बैसाखी पर बीजेपी 700 क्या कहते हैं 386 का आंकड़ा पार करने वाली है। भाजपा को पार करने के लिए अपने दम पर वो पार नहीं कर पाएगी, एनडीए का उसको समर्थन चाहिए होगा, एनडीए के एमपीओ का वोट चाहिए होगा। ऐसी स्थिति में बीजेपी एनडीए के पास अभी उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए जितनी सीटें चाहिए उससे करीब 40 सीटें ज्यादा हैं एनडीए के पास। ये स्पष्ट है, ये आंकड़ा बिल्कुल स्पष्ट है। उनके पास 427 है, 386 उनको जीतने के लिए चाहिए, तो करीब 40 एक उनके पास ज्यादा है। लेकिन क्योंकि विपक्ष की ओर से जो उम्मीदवार हैं जस्टिस रेड्डी जी, वो एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां पर तेलुगु बोली जाती है, तो तेलुगु बोलने वाले 60 सांसद हैं, 60, जिसमें कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों आता है, दोनों का राज्यसभा और लोकसभा दोनों सभी सीटें मिला लेते हैं तो 60 सीटें आती हैं। अब 60 में बीआरएस का कहना है कि वो शायद चुनाव में अनुपस्थित होने वाली है, तो मान लीजिए 50 लोग भी किसी भी दल के हों, वो अगर तेलुगु बोलने वाले हैं और वो अगर जस्टिस रेड्डी के साथ चले जाते हैं और उस तरफ एनडीए को 40-43 की बढ़त है, तो मेरे ख्याल से कहीं ऐसा ना हो कि शाम होते होते जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमने अचानक पासा पलटते हुए अंतिम समय में देखा और बीजेपी के और अमित शाह जी के जो उनके पैनल के कैंडिडेट थे वो हार गए, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि आज शाम होते होते 5-7 सीट से ये भी हो सकता है कि बीजेपी को धोखा हो जाए, 5-7 सीट उसको कम भी आ सकती है। तो ऐसी स्थिति आने की संभावना है। दूसरी बात, बहुत सारे, खास करके हमें पता है कि पिछले बार जिस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सीटें बहुत कम आई थी लोकसभा में, तो बहुत लोगों का कहना ये भी है कि बीजेपी के अंदर ही बहुत ज्यादा रस्साकशी चल रही है, खींचतान चल रही है। योगी आदित्यनाथ, भाजपा की जो अभी जो शीर्ष नेतृत्व है, प्रधानमंत्री मोदी और शाह, उनके खिलाफ थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। अभी आपने जो चित्र दिखाया, जो देखा, जिसमें गडकरी जी जिस तरह से खड़गे जी के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट संकेत देता है कि भाजपा ने में केक के अंदर खाने में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का बवाल मचा हुआ है। तो क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता है और बीजेपी के पास खुद अपने बल पर ये चुनाव जीतने के लिए सीटें नहीं है, उनके पास 40 सीटें कम है, लेकिन एनडीए के साथ मिलकर उनकी सीटें बन जा रही है। लेकिन एनडीए के साथ जो सीटें उनकी बन रही हैं, उनके पास करीब एनडीए के पास 40 वोट ज्यादा हैं। लेकिन जो वोट उनके घटने की संभावना तेलुगु भाषी क्षेत्रों से आ रही है, 2 राज्यों से, तेलंगाना और इससे, वहां पर करीब करीब 50 सीटों का घाटा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि कहीं शाम होते होते हमें यह ना पता लगे कि भाजपा को, देखिए भाजपा को सीधी सीधी बात है कि भाजपा और एनडीए मिला के अगर 427 सीटें हैं तो उनको आज शाम में वोटिंग हुआ तो 427 कम से कम वोट मिलने चाहिए।
उनको अगर 427 से कम वोट मिलते हैं, इसका मतलब ही है कि उनके अंदर बवाल मचा हुआ है। वो एनडीए के अंदर मचा हुआ है या बीजेपी के अंदर मचा हुआ है, ये तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि ये सीक्रेट बैलेट होगा, किसने वोट नहीं किया। लेकिन यह स्पष्ट हो जाएगा कि 427 वोट अगर भाजपा को, मतलब एनडीए के कैंडिडेट को नहीं आते हैं, तो इसका मतलब भाजपा के अंदर से क्रॉस वोटिंग हो रही है। और जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पिछले कुछ दिनों पहले जिस तरह से बवाल मचा था और रातों रात पासा पलटा था और अमित शाह जी का कैंडिडेट हार गया था, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि इस बार काफी सारे लोग भाजपा के अंदर काफी नाराजगी है, अलग अलग कारणों से नाराजगी है, नाराजगी के कारण अलग अलग होते हैं, लेकिन नाराजगी है, ये स्पष्ट है। आपके चित्र जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो बता रहे हैं कि नितिन गडकरी जी को हाथ पकड़ के चलना था, तो भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत के गृह मंत्री जी का भी हाथ पकड़ के चल सकते थे, लेकिन वो अगर खड़गे जी का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, इसका मतलब ही है कि वो कहीं ना कहीं ये संदेश दिया जा रहा है। क्योंकि अभी ध्यान में रखिएगा, वोटिंग अभी 5 बजे तक होने वाली है। ये फोटो अगर वोटिंग खत्म होने से पहले आ रही है, शाम में 4 बजे आ रही है, इसका मतलब बाकी अभी 4 बजे से लेके 5 बजे तक जो भी सांसद वोट करने जाएंगे बीजेपी वाले, उनको नितिन गडकरी जी क्या संदेश दे रहे हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ही है कि कहीं ना कहीं अंदर बड़ा बीजेपी के अंदर बवेला मचा हुआ है। वो कितना बवेला कितना बड़ा है, ये शाम में जब गिनती खत्म होगी तब पता लगेगा। एक सिंपल सी गिनती है, डीबी लाइव के दर्शक ध्यान में रखिएगा, 427 सीट भाजपा को ऑफिशियली उनके एनडीए का समर्थन उनके पास है। भाजपा और भाजपा के समर्थक दल मिला के उनको 427 वोट कम से कम पड़ने होंगे। 427 से अगर उनके वोट कम पड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि उनके अंदर बहुत घमासान अंदर मचा हुआ है। बाकी तो जिस समय गिनती होगी उस समय दिखेगा। लेकिन अभी जो आप ये फोटो दिखा रहे हैं, ये जो कैप्शन दिखा रहे हैं या ये जो ग्राफिक्स दिखा रहे हैं गडकरी जी और खड़गे जी वाला, अगले 1 घंटे में ये चुनाव कहीं पलट न जाए, हमको आश्चर्य नहीं होगा कि अगले 1 घंटे में चुनाव पलटने की भी एक कोशिश हो सकती है। एक मैसेजिंग है ना। आज सोचिए 4 बजे, अभी 4 बजा, 1 घंटा वोटिंग में बाकी है। मान लीजिए 25 बीजेपी के वोटर अभी वोट नहीं किए हैं, बीजेपी के सांसद, अब वो जब वोट करने जाएंगे और ये फोटो देख के जाएंगे, तो उनके अंतरात्मा के अंदर या उनके अंदर जो मैसेज आएगा, अंतरात्मा तो छोड़ दीजिए, उनको सीधा सीधा मैसेज क्या जा रहा होगा। तो मेरे ख्याल से बड़ा रोचक स्थिति आ गई है। देखा जाए क्या होता है, शाम में 7-8 बजे तक स्पष्ट हो जाएगा। बाकी नेपाल की बारे में आपने पूछा, वो अगले राउंड में बात कर लेंगे। पहले रविंद्र जी भी इस पर बड़ा रोचक, अभी जो ग्राफिक चल रहा है ये बहुत दिलचस्प ग्राफिक है, इस पर रविंद्र जी भी कुछ बोले तो अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, नेपाल पर भी हम आएंगे क्योंकि लगातार हमारे दर्शक जो है नेपाल को लेकर लिख ही रहे हैं कमेंट बॉक्स में और लगातार उसकी बात कर रहे हैं। बांग्लादेश का वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो हिंदुस्तान की भी बात कर रहे हैं, तो उस पर बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि नेपाल हमारा बहुत करीबी हमारा पड़ोसी देश है और वहां से वहां जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो चिंताजनक तो है ही, लेकिन चिंताजनक वो एक डेमोक्रेसी के लिए नहीं है, वो चिंताजनक है उन लोगों के लिए जो सत्ता को अपनी बापौती समझ लेते हैं। सवाल मेरा आपसे रविंद्र जी, एक तो ये कि ये तस्वीरें तो ये सुबह से हम ये देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हैं ये तस्वीरें लगातार कि आखिर नितिन गडकरी को आज के दिन ये करने की जरूरत क्या पड़ी, और जिस तरह से वो एक दूसरे के साथ सहज हैं, ये भी कह सकते हैं कि भाई देखिए बहुत ही फ्रेंडली माहौल में सब कुछ हो रहा है। लेकिन जहां सारी की सारी सियासत ही मैसेजिंग के थ्रू हो रही हो, तो उसमें इन तस्वीरों को किस तरह से देखा जाए। दूसरा, नेपाल पे भी मैं चाहूंगी कि आप अपनी टिप्पणी करें, उपराष्ट्रपति और नेपाल दोनों को लेकर कितना इंटरेस्टिंग है ये चुनाव, और क्यों ये नर्वसनेस जो है वो बीजेपी में क्यों नजर आ रही है व्हेन दे आर ऑलरेडी सेइंग कि नंबर्स तो उनके फेवर में है। क्या हमको ये लग रहा है कि अगर 2-4 ने भी उधर पलटी मार दी तो 7 पर तो सवाल उठ जाएंगे कि डर तो चला गया, क्योंकि हमने 12 साल में अगर कोई एक राजनीति देखी है तो वो है डर की राजनीति। डरो और सत्ता पर काबिज रहो, वो चाहे विपक्ष के नेता हो, उनके खुद के सांसद हो, एनडीए के हो या फिर आम जनता हो। जी नमस्कार बुशरा जी और सिद्धार्थ भाई का भी नमस्कार। देखिए ये जो पिक्चर्स तस्वीरें आप दिखा रही हैं ना बुशरा जी, ये असली भारत है। हिंदुस्तान की तस्वीर ऐसी होनी चाहिए, और यही तस्वीर पिछले 75 साल में 70 साल में हम लोगों ने देखी है, चाहे वो संसद के भीतर हो या बाहर हो। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष इन दोनों के बीच में सदन के भीतर चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर एक दूसरे के साथ बहस हो, लेकिन सदन के बाहर इन लोगों के बीच में इसी तरह की दोस्ती हमेशा होती रही है। और ये जहां जहां ये दोस्ती खत्म हुई है,
वहां पर हम लोगों को जो है आक्रामकता या हिंसा जो है वो वैचारिक हिंसा देखने को मिली। ये जो चित्र है, ये इस तरह के चित्र खत्म हो गए थे नेपाल में, तभी वहां की स्थिति भी ऐसी हो गई है। क्योंकि अब देखिए, दोनों लोग जो आप तस्वीर में हम लोग देख रहे हैं, इनकी जो पॉलिटिक्स है वो किसी भी तरह के एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट नहीं करती। ना तो खड़गे साहब की पॉलिटिक्स करती है और ना करती है गडकरी की। गडकरी भी एक बहुत ही सॉफ्ट प्लायबल चेहरा माना जाते हैं बीजेपी का, और केवल मुझे लगता है गडकरी ही ऐसे व्यक्ति हैं पूरी बीजेपी में जो ये बात खुल के बोल सकते हैं कि मेरे दोस्त हर पॉलिटिकल पार्टी में। और ये केवल गडकरी की बात नहीं है, कुछ प्रदेश ऐसे हैं बुशरा जी जिनकी राजनीति में ये डीएनए में है, पॉलिटिक्स के डीएनए में है। आप महाराष्ट्र उनमें से एक राज्य मान सकती हैं कि महाराष्ट्र के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो अक्रॉस द पार्टी लाइन एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन अब जो माहौल बदलना शुरू हुआ है सत्ता आने के बाद से, चाहे वो सदन के भीतर हो, बाहर हो, महाराष्ट्र हो या महाराष्ट्र के बाहर हो, वो जो परिवर्तन है वो परिवर्तन हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करता। वो परिवर्तन केवल एक पॉलिटिकल पार्टी, एक रिजीम या एक विचार को प्रमोट करता है। और इसीलिए ये दिक्कतें आ रही हैं, इसीलिए हम लोगों ने इतनी ज्यादा एग्रेशन हाउस के भीतर, हाउस के बाहर देखने को मिल रहा है। अदरवाइज आप इसको देखेंगे तो एक सामान्य चुनाव है, हमेशा चुनाव होते रहते हैं सदन के भीतर। अब मैं अगर सांसदों की बात करूं तो बहुत सारे अपने यहाँ पर बोर्ड्स भी हैं, कोयर बोर्ड है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसमें भी चुनाव करके 1-2 सदस्य जाते हैं यहाँ पर, उसका भी इलेक्शन होता है। कोयर बोर्ड का इलेक्शन होता है, कॉफी बोर्ड का इलेक्शन होता है, टी बोर्ड का, ऐसे कई सारे इलेक्शन होते हैं जिसमें 1-2 सदस्य लोकसभा राज्यसभा से चुने जाते हैं, उनकी वोटिंग होती है और वो इसी तरह के माहौल में होती है। ये भी वैसा ही माहौल होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा आप अगर देखेंगी तो पूरे दिन में आपको दूसरी कोई ऐसी तस्वीर दिखेगी। ये एक तस्वीर है, कम से कम चलिए मैं तो धन्यवाद करूंगा उस कैमरामैन का जिसने इतनी अच्छी तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया है। और ये हिंदुस्तान की जो पुरानी ओल्ड टाइप ऑफ पॉलिटिक्स है उसको रिफ्लेक्ट करती है। और यही मुझे लगता है, इस तरह की तस्वीरें जमहूरी निजाम को समर्थन करने वाली ताकतों को हमेशा से पावर देती रहेंगी, उनको हमेशा से वो मजबूत करती रहेंगी कि सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, लेकिन वो लोग एक साथ खड़े हैं। और यही सच्ची जमहूरियत का इससे बड़ा उदाहरण कोई देखने को नहीं मिलता। अब इसमें सिद्धार्थ भाई ने जो बात कही है कि भाई इसमें राजनीति क्या हो सकती है, अब राजनीति देखिए, क्योंकि आपने खुद ही बता दिया कि नंबर काफी बड़ा है और डिफरेंस काफी है। और दूसरा डिफरेंस जो है दोनों ग्रुप्स में तो है ही है, दोनों पॉलिटिकल ग्रुप्स में तो है ही, एनडीए और इंडिया में। लेकिन साथ में जो एक करीब 40 वोट का एक फ्लूइड वोटर भी है, जो वोटर ना इधर है ना इधर है, अनअटैच्ड है, वो इंडिया के साथ भी नहीं है, वो एनडीए के साथ भी नहीं है। तो इस तरह के जो वोटर्स होते हैं उसमें बड़े कम वोट होंगे जो कि जाएंगे इंडिया गठबंधन के साथ। तो अधिकतर वोट जो है वो जाने की संभावना है एनडीए की तरफ ही, इसलिए उनकी जीत जो है वो थोड़ी ज्यादा आसान दिख रही है। लेकिन अंतरात्मा तो देखिए सबके पास ही है, अंतरात्मा तो कभी कभी जाग ही जाती है, और क्या पता आज ही जाग जाए वो, क्योंकि उसका तो समय निर्धारित नहीं होता ना। और ऊपर से आज नेपाल में भी हम लोग देख ही रहे हैं क्या हुआ। तो अगर वो अंतरात्मा जाग गई तो फिर मुझे लगता है वो तकलीफ पैदा कर देगी। लेकिन बीजेपी कम से कम कॉन्फिडेंट है इस बात को लेके कि उनकी जीत आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। गैप अगर थोड़ा होता। दूसरा फिर ये भी है बुशरा जी कि जिस तरीके से फ्लोर मैनेज करने की कोशिश कांग्रेस ने, बीजेपी ने की है, वैसे एफर्ट्स कांग्रेस की तरफ से नहीं दिखे। कांग्रेस में जो घटक दल हैं वो घटक दल एक साथ खड़े हैं, वो लोग मजबूती से खड़े हैं, लेकिन कोई एक्स्ट्रा वोट अपनी तरफ खींचें या उस तरह की कोशिशें करते हुए हम लोगों को कोई ज्यादा कांग्रेस के एफर्ट्स या जो इंडिया गठबंधन के एफर्ट्स वैसे नहीं दिखे। हाँ, ये जो पार्टी है बीजेपी, इन लोगों ने अपनी तरफ से वो कोशिशें की हैं फ्लोर मैनेज करने की, लोगों को आउटरीच करने की, वो इन्होंने कोशिश की है। और क्योंकि उसका कारण भी सीधा है कि जिस वक्त फ्लोर मैनेज करने की जरूरत थी या ये आउटरीच करने की सांसदों को जरूरत थी, उस टाइम पर जो राहुल गांधी है वो जनता को आउटरीच कर रहे थे बिहार में। वो उस टाइम पे कैंपेन पे, एक अलग कैंपेन पे चले हुए थे। और स्टेक भी देखिए बीजेपी का या सत्तारूढ़ गठबंधन का ही बड़ा होता है, विपक्ष का तो कोई स्टेक इसमें ज्यादा होता नहीं है। उनको तो इस बात का अंदाजा है कि उनके पास नंबर्स नहीं है, और अगर 5, 7, 10 वोट विपक्ष के इधर चले भी गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इधर से वोट अगर एनडीए से इधर चले गए तो उसका बड़ा फर्क पड़ने वाला है, और वो नुकसान है वो बड़ा नुकसान हो जाएगा
हो सकता है नतीजे पर असर ना पड़े, लेकिन वो इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि पूरी जो इमेज प्रधानमंत्री मोदी की है, उस इमेज पर एक बड़ा धक्का लगेगा। और जो चाणक्य हैं, मॉडर्न चाणक्य जो हैं अमित शाह, उनके चाणक्यगिरी पर भी जो है ना सवाल खड़े हो जाएंगे अगर ऐसा हो गया तो। अब इस होगा कितना ये हम लोगों को देखिए थोड़ा सा, और अभी तो 4 बज ही गए, आधा घंटा और है, 6 बजे तो मेरे ख्याल से वो काउंटिंग शुरू हो ही जाएगी, तब अपन को थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा। लेकिन ये है कि भाई ये एक चीज देखने में है कि रोचक मुकाबला किया और इंडिया गठबंधन ने अच्छे उम्मीदवार को खड़ा किया, बेदाग उम्मीदवार को खड़ा किया, और जिस वजह से वो अपने कुनबे को एकजुट कर पाने में कामयाब रहे। और कई लड़ाइयां देखिए बुशरा जी, हर लड़ाई जो है ना जीत के लिए भी नहीं होती, आपको पता है। कुछ लड़ाइयां जो होती हैं वो संदेश देने के लिए भी होती है, और ये संदेशात्मक लड़ाई थी। आप देखिए, याद कीजिए, जब ये सदन शुरू हुआ 2024 में लोकसभा का, तब विपक्ष ने कहा था कि हम लोग एक ज्वाइंट कैंडिडेट खड़ा करेंगे ओम बिरला के सामने। अब जाहिर है उनको पता था कि भाई आपकी मेजोरिटी तो नहीं है, बावजूद उसके वो लोग खड़ा करना चाहते थे। तो एक प्रतीकात्मक लड़ाइयां होती हैं, और इस जमहूरियत में प्रतीकात्मक लड़ाइयां भी बड़ी जरूरी हैं, ताकि लोगों को इस बात का एहसास रहे, इस बात का एहतराम रहे कि ये हुकूमतें जो है ना वो निरंकुश नहीं हो सकती। विपक्ष कहीं ना कहीं इनको अपनी तरफ से पुट डाउन करने की या इनको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता रहेगा, कि विपक्ष की जो आवाज है असली में वही जनता की आवाज है। जी नेपाल और यही वजह है कि जी बिल्कुल। डॉक्टर सुनीलम भी मेरे साथ, मैं आपके पास लौट रही हूँ रविंद्र जी। डॉक्टर सुनीलम भी मेरे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, और किसान नेता हैं, पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट हैं, जाना माना चेहरा है, इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर सुनीलम, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर सुनीलम, अब तक हमने बात जो है वो राष्ट्रपति की तो हमने कर ली, और एक तरह की जो मैसेजिंग है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं बात नेपाल की आपसे करना चाहूंगी। मेरा सवाल आपसे यह है कि नेपाल से जो तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह से उखाड़ फेंका है सत्ता को, वो भी उन युवाओं ने जिनके ऊपर ये इल्जाम लगातार लगता रहा कि वो उनसे क्या कोई सीखेगा, ये तो सिर्फ स्क्रॉल करते हैं, सोशल मीडिया सारा दिन बैठकर देखते हैं। उसी सोशल मीडिया से एक क्रांति आई, और एक ऐसी क्रांति आई जिसने तानाशाही भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। हालत यहाँ तक हो गई कि वित्त मंत्री को सड़कों पर दौड़ाया गया, और सड़कों पर दौड़ाकर उनको पीटा गया, और ऐसे कई और मंत्रियों के साथ भी हुआ है। पार्लियामेंट को आग के हवाले कर दिया गया है, राष्ट्रपति के निजी हाउस को आग के हवाले कर दिया गया है, इस्तीफा देना पड़ा है प्रधानमंत्री को, सामूहिक इस्तीफे हुए हैं, और ये सब कुछ हुआ है कि युवा क्रांति से। आप इसको कैसे देख रहे हैं? और मेरा सवाल ये भी, क्या मोदी जी के लिए सीख है क्या इसमें? क्योंकि इससे पहले हमने श्रीलंका देखा, उससे पहले हमने बांग्लादेश देखा, और अब हम नेपाल देख रहे हैं। और जो जिस तरह के सवाल वहां उठाए हैं उन लोगों ने, उसी तरह के सवाल तो यहाँ पर जो जीती जागती जनता है, जो अभी भी जागी हुई है, वो सवाल कर रही है, भले ही वो इस तरह की सड़कों पर ना आई हो। जी बुशरा जी, एक तो जो है जो कुछ हो रहा है उसका मेरा ये एनालिसिस नहीं है जो आपका है कि कोई क्रांति वहां पर हो रही है। ये ऐसा मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं पिछले 30 साल से नेपाल को मैं आता जाता रहा भी हूं, और वहां की जो पॉलिटिक्स है उसको नजदीक से मैंने देखा है। जो कुछ हो रहा है वहां पर, इसके बारे में अगर वहां की पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि वहां के राजा के द्वारा राजा के लिए उनकी अपनी पार्टी के द्वारा ये पूरा प्रायोजित कार्यक्रम है, तो ये बात सबसे जो सवाल बड़ा खड़ा है, और जो सवाल मोदी जी से पूछा जाना चाहिए कि उनकी भारत सरकार की इसमें क्या भूमिका है, भारत सरकार का इसमें क्या कहना है। भारत सरकार कहेगी कि इंटरनल मैटर है, हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो लोग नेपाल को जानते हैं, नेपाल की पॉलिटिक्स को जानते हैं, जिन्हें मालूम है कि वहां पर भारत का दूतावास जो है वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल केंद्र है वहां की राजनीति को तय करने का, और इसका कई दशकों का इतिहास है। वहां पर राणाशाही रही, राजशाही रही, वहां लोकतंत्र आया, वहां माओवादी आए, वहां पर नेपाली कांग्रेस सबसे लंबे समय तक उसने राज किया।
सब कुछ के अंदर भारत सरकार की भूमिका रही है, भारत की भूमिका वहां पर रही। अब नेपाल का जो एक मसला है वो मसला ये है कि नेपाल एक इस समय सेकुलर राष्ट्र है और ये मोदी जी को भी पसंद नहीं है, वहां की एक बड़े सेक्शन को भी ये पसंद नहीं है। बड़ा सेक्शन का मेरा मतलब ये है कि ऐसे लोग जो राजा को मानते हैं, और दर्शकों की जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि वहां पर राजशाही एक ऐसी स्टेज के अंदर पहुंच गई थी जहां पर राजशाह को विष्णु का अवतार बता करके राजा रानी दोनों की पूजा होती थी। और मैंने वो दशक भी देखे हैं जब हर घर में राजा रानी की पूजा होती थी। तो ये जो पूरी की पूरी इनकी ताकत है, वो ताकत अब इस बात के ऊपर खड़ी है कि आपने राजशाही हटा दी, राजशाही को उखाड़ फेंका, लंबे समय तक नेपाली कांग्रेस को मौका मिला, उसके बाद में कम्युनिस्टों को भी मौका मिला, वहां पर फिर जो है माओइस्टों को भी मौका मिला, तमाम सारे कॉम्बिनेशंस को भी मौका मिला, लेकिन वहां पर स्टेबिलिटी नहीं आ पाई। कम से कम 14 बार वहां पर सरकारें बदली हैं, नए नए कॉम्बिनेशन के साथ में वहां पर बदली है। तो मैं ये मानता हूं कि ये पूरा का पूरा एक किस्म का कोई स्पॉन्टेनियस, कोई बहुत अपसर्ज है, ये मतलब हो सकता है हो, लेकिन अब तक का मेरा जो अध्ययन है, मेरी जो जानकारी है, मेरे जो संपर्क हैं, उसके हिसाब से मुझको ये बात नहीं लगती है। क्योंकि अब जो कुछ भी हुआ था, आप एक के बाद एक आप एनालाइज कर सकते हैं। बगल के अंदर अगर बांग्लादेश के अंदर हुआ था, तो बांग्लादेश के अंदर भारत जो है, भारत सरकार का जो एक एटीट्यूड था और प्रो जो वहां की शेख जो हसीना थी, उनका के साथ में जो खड़े हुए थे मोदी जी और सरकार, और वो तमाम किस्म का उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी थे और तमाम सारे दमन के आरोप भी थे। तो जो कुछ वहां पर हुआ वो कहीं ना कहीं जो इसके खिलाफ में था, जो गवर्नेंस वहां पर चल रही थी उसके खिलाफ में था। स्वाभाविक तौर पे भारत सरकार उसको सपोर्ट कर रही थी, तो उसके खिलाफ भी था। तो ये जो हम लोग जब इसका एनालिसिस करते हैं कि भाई जनता आ गई, जनता ने श्रीलंका के अंदर भी सब कुछ कर दिया, तो हम लोग क्योंकि जन आंदोलन वाले ही हैं, हमारा तो विश्वास आंदोलन के माध्यम से ही परिवर्तन करने का है। लेकिन हर आंदोलन स्पॉन्टेनियस नहीं होता, हर आंदोलन जन क्रांति के अंदर तब्दील नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर भारत सरकार जिस तरीके से वहां पर, और विशेष तौर पर मैं कहना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ बहुत सक्रिय वहां पर रहे हैं। जो फोर्सेस हैं, हिंदू वहां की जो फोर्सेस हैं या राजा की जो फोर्सेस हैं, उन्हें अपने तरीके से सपोर्ट करने के अंदर। और आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि नेपाली कांग्रेस जैसी पार्टी, जो कि सेकुलर पार्टी है, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसके अंदर जो है, उसकी कांग्रेस के अंदर हिंदू राष्ट्र के प्रस्ताव को लेकर आने वाले लोग का एक बड़ा समूह बन गया। मतलब मेरा ये है कि इन्होंने बड़े तरीके से ऑपरेट करने का काम वहां पर किया है। लेकिन दर्शकों को और हमको ये वाली बात याद रखनी चाहिए कि आज नेपाल के अंदर जो संविधान है, मैं कह सकता हूं कि कई सारे मामले में, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है उसका, मतलब अलग अलग, मतलब महिलाओं के साथ साथ में अलग अलग जो जनजाति हैं, उनको जो रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर देने का काम किया गया है, उस तरीके का कोई संविधान जो है कहीं पर पाया जाता नहीं है। मेरा मतलब ये है, और ये सब किसने किया है? जो लोगों ने डेमोक्रेटिकली वहां पर पॉलिटिक्स करने का काम किया, पॉलिटिकल जो है संघर्ष करने का काम किया। सरकारें लगातार वहां पर बदलती रही, तो हम लोग जो है इसके अंदर, मेरा ये कहना ये है कि अब अगर नेपाली कांग्रेस से लेकर के और
सभी जो ग्रुप्स हैं, माओइस्ट ग्रुप्स हैं या जो कम्युनिस्ट ग्रुप्स हैं, उनमें से तमाम सारों की अगर ये टिप्पणी आई है कि ये राजा के जो राजा के लोग हैं उनके द्वारा ये सब कुछ किया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जो मुख्य भूमिका होनी चाहिए, जो मुख्य काम होना चाहिए, वो डेमोक्रेसी को नेपाल में बचाने का होना चाहिए। हम डेमोक्रेसी को बांग्लादेश में नहीं बचा पाए, डेमोक्रेसी को हम पाकिस्तान में हम नहीं बचा पाए। श्रीलंका के अंदर डेमोक्रेसी रही है, वहां पर भी एक बहुत बड़ा अपसर्ज हुआ, वो सबने देखा। लेकिन हम सबके लिए आप जो है पूरा साउथ एशिया देखिए, साउथ ईस्ट एशिया देखिए, तो ये बहुत ज्यादा खतरे की घंटी है। और भारत के जो लोकतंत्रवादी लोग हैं, और मैं ये कहूं कि जो हिंसा के अंदर विश्वास नहीं रखते हैं, जो हिंसक परिवर्तन के अंदर विश्वास नहीं रखते हैं, उन लोगों को एक पोजीशन लेने की जरूरत है। मेरे यहाँ पर जो है एक ट्रांसफार्मर, भारी बारिश चल रही है भोपाल में और ट्रांसफार्मर इसका बर्स्ट हो गया है, इसलिए लाइट चली गई। तो जब तक ये जिस तरीके का अभी नेचुरल है उजाला, तब तक मैं यहाँ पर हूँ। तो मेरा कहना ये है कि हम लोगों को नंबर एक ये कि इसे जन क्रांति कहना ये सही है, युवाओं के अंदर संतोष है, ये बात सही है कि युवा जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो बैन लगा उसके वो खिलाफ हैं। तो जो उनका स्टार्टिंग पॉइंट है वो एकदम ठीक है, उसको गलत नहीं कह सकते हम लोग, है ना, क्योंकि जो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो सबसे ज्यादा इस समय उसको एक तरीके से कहा जाए कि एंजॉय करने का अगर काम कर रहा है तो वो यूथ ही कर रहा है ना। उसको लेकर के बहुत सारे लोग टिप्पणी करने का काम करते हैं और इसलिए उसका व्यथित होना, उसका आक्रोशित होना समझ में आता है। लेकिन पार्लियामेंट को आग लगाना, मंत्रियों के घर को आग लगाना, आप ये सब नॉर्थ ईस्ट में भी आप देखते रहे हैं, हमने ये कश्मीर के अंदर भी हम लोगों ने ये देखा है। मुझे लगता है कि ये जो फोर्सेस हैं, जो वायलेंस पैदा करने वाली फोर्सेस हैं, जिन्हें मैं मानता हूं कि वो एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, उनसे कैसे निपटा जाए, उनसे फोर्स से नहीं निपटा जा सकता। मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि कोई जो है भारत सरकार इसके अंदर इंटरवीन करके और कुछ कर दे, जो है, क्योंकि भारत की छीक भी बहुत मायने रखती है नेपाल के लिए। ये बात मैं पूरी सीरियसनेस के साथ कह रहा हूं कि अगर यहाँ का साउथ ब्लॉक तय कर ले तो वो घंटों के अंदर पूरी चीज को कंट्रोल कर सकता है, इसकी जानकारी मुझको है। लेकिन वहां पर किसी किस्म का फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन डेमोक्रेटिक जो पूरे वहां पर फोर्सेस हैं, और ये भी हमको मानना पड़ेगा कि दुनिया का बहुत बड़ा, रादर सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट माओइस्ट लोग जो है वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के अंदर आए, ये नेपाल के अंदर हुआ है। और उन्होंने वो केवल दिखाने के लिए नहीं किया, क्योंकि मुझको ये अच्छे तरीके से जानकारी है, उनके पास में 1.5 लाख सोल्जर्स थे, मतलब जिसे माओवादी क्रांति के लिए, लेकिन वो सबको उन्होंने डिसार्म करने का काम किया। उसके अंदर उन्होंने कोई षड्यंत्र और कोई साजिश और कोई मतलब गड़बड़ झाला करने की कोशिश नहीं की। तो वो लोग जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर आए हैं और उस डेमोक्रेसी को जो कि एक राजशाही से को खत्म करके निकली है, खत्म करने का मतलब मैं राजशाही, पूरे राज परिवार की हत्या कर दी गई थी, मैं उसको नहीं इसके अंदर जोड़ रहा हूं, लेकिन पॉलिटिकली राज्य शाही को, पंचायत व्यवस्था को, राणाशाही को जिस तरीके से क्रमशः नेपाल के लोगों ने बहुत सैक्रिफाइस करके जो उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर पहुंचाया, मुझे लगता है उस प्रोसेस को बचाने की बहुत जरूरत है। और उसमें भारत सरकार को भी अपने गुड ऑफिसेस का इस्तेमाल डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए जरूर करना चाहिए। जी, एक लाइन का आंसर में, आज के उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव हो रहा है, जिसमें बस बहुत कम वक्त बचा है, हार्डली 10 मिनट्स कि वोटिंग प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाएगा और 6 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, उसको आप कैसे देख रहे हैं? अखिलेश यादव को सुन रहे थे, अखिलेश यादव ने कहा कि आप ये कैसे कह रहे हैं कि भाई नंबर हमारे पास नहीं है। बहुत कॉन्फिडेंट वो साउंड कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है नंबर तो सामने दिख रहा है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन ने कुछ तो ऐसा मैनेज किया है कि उसको लग रहा है कि मैसेजिंग उसकी
अच्छी होने जा रही है? एक लाइन में आपसे, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगी जी। असल में देखिए, ये पार्लियामेंट जो है ना, ये उन लोगों का केंद्र है जो सब चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने वाले, मैं तो 7 चुनाव में खुद भी लड़ा हूं, तो चुनाव लड़ने वाले नतीजा आ जाने तक जीतते ही हैं और जनता भी उनको जिताती ही रहती है। और जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रयास तमाम सारे हुए हैं और तमाम सारे लोगों का एक तरीके का लिटमस टेस्ट हो गया है। इंडिया गठबंधन ने शानदार जानदार कैंडिडेट दिया, एक ऐसा कैंडिडेट दिया जिसके बारे में देश की जनता से अगर आप राय शुमारी करा लेते तो वो भाजपा का कौन सा कैंडिडेट है वाइस प्रेसिडेंट के, उसके बारे में कोई देश के अंदर जानता नहीं है। लेकिन सुदर्शन रेड्डी जो है पब्लिक डोमेन के अंदर उनकी एक बहुत बड़ी साख है। तो इंडिया गठबंधन ने कैंडिडेट सही चुना, उस कैंडिडेट ने कैंपेन अपना बहुत अच्छा किया और जो है एक एक पार्टी से, एक एक सांसद से मिलने का काम उन्होंने किया और तमाम सारी इक्वेशंस जो हैं, तो इसलिए हम कोई नतीजा नहीं निकाल सकते, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये जो जिसे कहते हैं ना शानदार संघर्ष हुआ। हम लोग जो कहते हैं क्रिकेट होता है, हॉकी होती है, कोई जीता कोई हारा, लेकिन ये कहा जाता है कि शानदार खेले। तो जो है सुदर्शन रेड्डी साहब, जस्टिस साहब जो है वो शानदार उन्होंने इसे फील्ड करने का काम किया। इंडिया गठबंधन ने भी अपनी तरफ से किया। बाकी जो नंबर है वो तो है ही, इसमें नंबर कई बार बदले भी हैं, नतीजे भी बदले हैं, कई किस्म के पेच काम करते हैं, ये हम सब लोग अच्छे तरीके से हम लोग जानते हैं। तो इसलिए अब जब नतीजा आने ही वाला है तो फिर उसमें कोई भविष्यवाणी करने का कोई बहुत मतलब नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, थोड़ा सा इंतजार और दर्शकों के सामने, जनता के सामने ये पता चल जाएगा कि देश का अगला वाइस प्रेसिडेंट आखिर कौन होने जा रहा है। घटनाक्रम बहुत तेज से बदल रहे हैं। नेपाल की खास तौर पे मैं बात कर रही हूँ, वहां की जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं उसे कुछ लोग इस तरह से देख रहे हैं जैसे मैंने आपके सामने रखा। हालांकि डॉक्टर सुनीलम ने इसका कुछ अलग तरीके से एनालिसिस किया है, लेकिन लोग उसको बांग्लादेश, श्रीलंका की कड़ी में ही इसको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि क्या भारत के लिए इससे कोई किसी तरह की कोई सीख है जो वहां पर हुआ है, क्योंकि रातों रात ये आंदोलन खड़ा हुआ है। ये सोशल मीडिया से शुरू हुआ, सोशल मीडिया पर इसके बारे में लिखने की शुरुआत हुई और उसके बाद ये एक बड़े आंदोलन में तब्दील हुआ और ये तब ज्यादा एक तरह से उग्र हुआ जब सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया, यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई। तब इसने इतना उग्र रूप ले लिया और जब जनता सड़कों पर उतरती है तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वो गुस्सा जब होता है तो फिर वो पूरी तरीके से फैलता है और फिर उसको कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है। ये बांग्लादेश में हमने देख लिया, श्रीलंका में भी देखा हमने और कंट्रीज में भी देखा है जहां जहां तख्ता पलट हुए हैं या फिर सरकारों को झुकना पड़ा है और अब हम वो नेपाल में भी देख रहे हैं। अमरीश मिश्रा जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, इंटरनेशनल मामलों के जानकार भी हैं। अमरीश जी आपका भी बहुत स्वागत। मैं एक क्विक कमेंट सिद्धार्थ जी से मैं ले रही हूँ नेपाल को लेकर और फिर उसके बाद अमरीश जी मैं आपके पास आऊंगी। सिद्धार्थ जी आप कैसे इसको देख रहे हैं? और वही मेरा सवाल, क्या आपको ये सीख लगती है कि ये सीख कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए हो सकती है? क्योंकि लोग इसको ऐसे देख रहे हैं कि तानाशाहों का हश्र ऐसा ही होता है जब फिर जनता को सड़क पर उतरना पड़ता है। हालांकि आप इसमें ये कह सकते हैं कि जिस तरह से आग के हवाले पार्लियामेंट, ये तमाम चीजें जो की गई है उससे आप किसी तरह से किनारा कर सकते हैं, लेकिन जो पूरा का पूरा आंदोलन है जिसमें नेपो किड्स की इसमें बात की गई, उनके बाकायदा तौर पर सोशल अकाउंट से लेकर सबके बारे में बताया गया कि हम यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं और वो वहां पर क्या कर रहे हैं। ऐसी बातें हिंदुस्तान में भी होती रही हैं और इसी तरह की चीजें उनकी भी दिखाई जाती रही हैं कि यहाँ तो आप सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए बोलते हैं उनकी क्या हालात है और आपके बच्चे विदेशों में ऐश कर रहे हैं और बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं। जी, भारत इससे क्या सीखेगा यह तो बाद की बात है, लेकिन अगर आपके पड़ोस में श्रीलंका में ऐसा हो रहा है, बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है, आज नेपाल में ऐसा हो रहा है, इसका मतलब आपसे सटे हुए सीमांत जगहों पे यह हो रहा है। और ये तीनों देश ऐसे हैं जिनके साथ आपका हॉट
क्या कहते हैं बॉर्डर नहीं है। भारत का हॉट बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, हॉट बॉर्डर है चाइना के साथ। ये दोनों देश हमारे पड़ोसी होते हुए भी इनके साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध नहीं है। लेकिन श्रीलंका के साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध है। श्रीलंका में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि तमिल बोलता है। बांग्लादेश के साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध है क्योंकि भारत में जो बांग्ला बोली जाती है वही बांग्ला बोली जाती है बांग्लादेश में। नेपाल के साथ तो इतना अच्छा संबंध है कि गौतम बुद्ध की जन्मभूमि भी नेपाल में है, सीता जी की जन्मभूमि भी नेपाल में है। यहाँ तक कि भारतीय सेना में हमने एक गोरखा रेजिमेंट रखा है जिसमें कि नेपाल के लोग आके भारतीय सेना के लिए लड़ते हैं। तो नेपाल के साथ तो हमारी बेटी रोटी तक के संबंध है, जिस तरह से सुनीलम जी ने कहा। तो अगर भारत के अगल बगल में ऐसे देश जिनके साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध हैं, वहां पर इस तरह की बातें हो रही हैं, तो सबसे पहले तो समझना होगा। सीख तो बाद में लेंगे, सीख कौन लेता है नहीं लेता है बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले समझना होगा कि समस्या क्या है। समझना यह जरूरी है कि सुविधाएं और स्वतंत्रता ये एक बार अगर किसी को भी मिल जाती है तो लोग उसके छीनने पर आग बबूला हो जाते हैं। कोई भी व्यवस्था हो, किसी व्यवस्था में आपको अगर जो स्वतंत्रता है और जो सुविधा है उसमें अगर कटौती होनी शुरू होती है तो लोगों का आग बबूला होना स्वाभाविक है। अब होता यह है कि सत्ता में आने के लिए कहीं पर भी आपको किसी को भी सत्ता में अगर आना है तो उसको एक संगठन की जरूरत पड़ती है। हमें पता है चुनाव होते हैं तो बहुत सारे निर्दलीय अच्छे उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं। कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, बेचारे कोई निर्दलीय जीतते नहीं है। नहीं जीतते हैं क्योंकि उनके पास संगठन नहीं होता। तो सत्ता में आने के लिए संगठन होना बहुत जरूरी होता है। आपकी आवाज अपने लोग का मतलब जी अपने लोगों का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं अपने लोगों का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि परिवार के लोग, संगठन में जो साथ देता है उनको अपनत्व कहा जाता है। अब होता यह है कि लंबे समय तक जब कोई संगठन सत्ता के लिए संघर्ष करते रहता है तो एक न एक दिन उसके हाथ में सत्ता आ जाती है। ऐसा नहीं होता है कि किसी संगठन के पास सत्ता नहीं आती। सत्ता लक्ष्मी जी होती है, आज नहीं है तो कल आ जाती है, कल नहीं है तो परसों आ जाती है। भारत में आप कहीं पर भी दुनिया में देखिए, सत्ता संघर्ष में जो भी उतरा रहता है कभी ना कभी वो सत्ता उसको आती है। जैसे क्रिकेट मैच खेलते रहिएगा, कभी ना कभी जीतना शुरू हो जाएंगे। तो संगठन जब सत्ता में आता है, दिक्कत ये होती है कि संगठन जैसे ही सत्ता में आता है वो लोगों की सेवा करने के बदले अपनों को रेवड़ियां बांटना शुरू करता है। समस्या यह है कि आपको जो समाज निर्माण होता है, समाज निर्माण तो आपको अपनत्व आधारित नहीं होता। समाज निर्माण हमेशा न्याय प्रधान होता है। उदाहरण के लिए कोई अगर जज बैठा है, उसके सामने अगर कोई मुजरिम आया तो उसको भी वो वही सजा देगा, और अगर वो बेटे ने भी वही गलती की है तो उसको वही सजा देना पड़ेगा। वो बेटा मेरा है इसीलिए उसको आप खास इम्यूनिटी नहीं दे सकते, मुजरिम कोई गैर है इसीलिए उसको अलग सजा नहीं दे सकते। तो समाज निर्माण हमेशा जो होता है वो न्याय प्रधान होता है, और संगठन निर्माण हमेशा जो होता है अपनत्व प्रधान होता है। तो कोई संगठन न्याय प्रधान होने के बदले वो अपनों को रेवड़ियां बांटना शुरू करता है, और जैसे जैसे वो अपनों को रेवड़ियां बांटना शुरू करता है लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ने लगता है। समाज को ये लगने लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, और ये अन्याय देखते हुए लोग सड़क पे आ जाते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं ये जो नेपो किड्स का हैशटैग चला रहे हैं, ये लोगों को बता रहे हैं कि तुम सत्ता में हो, तुम्हारे अपने लोग तो मजे कर रहे हैं, तुम्हारे अपने रिश्तेदार तो रेवड़ियां खा रहे हैं, तुम्हारे अपने रिश्तेदार तो गुच्ची का बैग लेके घूम रहे हैं, तुम्हारे अपने रिश्तेदार तो यूरोप में घूम रहे हैं, और हमारी स्थिति क्या है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी सीख हमको लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है, मैं फिर से कह रहा हूं भारतीय उपमहाद्वीप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो उपनिवेशवाद खत्म हुआ, उसके बाद ये भारतीय उपमहाद्वीप ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति तो अपनाई, लेकिन लोकतांत्रिक जीवन पद्धति अभी तक हम नहीं अपनाए हैं। लोकतांत्रिक शासन पद्धति में आप किसी प्रतिनिधि को अपना पावर दे देते हैं और खुद पावरलेस हो जाते हैं। लोकतांत्रिक जीवन पद्धति में प्रतिनिधि का पावर अपना रहता है, आपके पास भी खूब पावर रहता है। तो मेरे ख्याल से नेपाल में जो हो रहा है वो इस चीज का प्रतीक है कि अगर भारत हो या नेपाल हो या बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो, दुनिया में कोई भी देश हो, वो अगर लोकतांत्रिक जीवन पद्धति नहीं अपनाता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं करता है,
जनता के साथ सत्ता को साझा नहीं करता है, सत्ता अपने पास रख के रेवड़ियां अपनों को बांटेगा। तो आज नहीं तो कल जनता सड़क पे आ जाएगी। यही सबसे बड़ी सीख है। वो चाहे भारत के लिए सीख हो, चाहे बांग्लादेश के लिए सीख हो, चाहे श्रीलंका के लिए सीख हो, चाहे नेपाल के लिए सीख हो, सीख सबके लिए एक ही है। एक फॉर्मूला है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला, सेकंड फ्लोर से कुछ भी गिरेगा, कलम भी गिरेगा उतनी ही तेजी से गिरेगी, पेन भी गिरेगा उतनी ही तेजी से गिरेगी, किताब भी गिरेगी तो उतनी ही तेजी से गिरेगी। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, उसी तरह से यह नियम है कि आपको सत्ता आपको अगर मिलती है किसी संगठन को, तो सत्ता मिलने के बाद वो समाज निर्माण करने में अपनत्व न अपनाए, वो न्याय प्रधान हो जाए, अपनात्व अपना के अपनों को रेवड़ियां बांटेगा, तो जनता गुस्से में आएगी और जिस तरह से आपके ग्राफिक्स दिखा रहे हैं वैसे सड़क पे आ जाएगी। जी बिल्कुल। और यही अब ये हमें देखना है कि आखिर नेपाल में अब आगे क्या होता है, किस तरह की परिस्थितियां जो है वो पैदा होती हैं, क्योंकि हम अपने आप को, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश हो रहा है, रोटी बेटी का रिश्ता रहा है, हमें देखना चाहिए किस तरह से हमारे बॉर्डर्स उससे मिले हुए हैं। खासतौर पर हम अगर बिहार की बात करें, जहां चुनाव होने वाला है, वहां तो किस तरह से लगा हुआ है वो बॉर्डर और भी राज्यों से। तो ये भी हमें देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि उन परिस्थितियों का असर क्या हिंदुस्तान में किसी तरह से कुछ होता है। हालांकि ये इंटरनल वहां का मामला है, लेकिन क्योंकि ये पड़ोसी हमारा देश है, क्योंकि इससे पहले बांग्लादेश और श्रीलंका में भी ऐसा ही हो चुका है, तो इसीलिए लोग ये जरूर लिख रहे हैं और लगातार हमारे कमेंट बॉक्स में भी लगातार ये लोग कह ही रहे हैं कि क्या इससे मोदी जी सीख लेंगे, क्या उन्हें ये नहीं देखना चाहिए कि देश में इसी तरह का उबाल जो है कहीं ना कहीं पैदा हो रहा है। अमरीश जी, आपका पहला कमेंट नेपाल को लेकर, फिर रविंद्र जी मैं आपके पास आ रही हूँ। नहीं, मेरा पहला कमेंट यही है कि देखिए, नेपाल की थोड़ा सा जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री है उसको समझना होगा। नेपाल में ब्रीफली राजशाही थी। राजशाही का अंत 90 के दशक के शुरुआत में माफ करिएगा, 90 के दशक के शुरुआत में एक बड़ा प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट हुआ, जिससे राजशाही तो खत्म हुई लेकिन राजा रहा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहां एक्सेप्ट की गई और वो कम्युनिस्टों के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। उसके बाद जो माओवादी हैं, उन्होंने एक वो जो कम्युनिस्ट आंदोलन की दूसरी धारा रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने 1996 में आर्म्ड स्ट्रगल शुरू किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं चाहिए, फेडरल रिपब्लिक चाहिए। और ये जो युद्ध है माओवादियों का, ये 1996 से 2005-2006 तक चला। उसके बाद मल्टी पार्टी सिस्टम माओवादियों ने एक्सेप्ट किया, लेकिन मोनार्की को जाना पड़ा। तो ये इतिहास समझना जरूरी है कि मोनार्की थी, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी 1990-91 से लेके 2005-2006 तक, और 2005-2006 से लेके फिर फेडरल रिपब्लिक एक तरह से हो गया। रिपब्लिक मतलब कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल, कोई मोनार्क नहीं, पूरी तरह से मोनार्की हटा दी। सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है कि इन दोनों आंदोलनों में सबसे प्रमुख भूमिका कम्युनिस्ट ताकत की, और वो भी ऐसी कम्युनिस्ट ताकत जो सीपीएम सीपीआई नहीं है। जो यहाँ पर जो सीपीएम सीपीआई रूल की हैं उसकी तरह नहीं है। वो सीपीआई, नेपाल का जो सीपीयू एनएमएल है इस समय, जो सत्ता में भागीदारी, जिसकी भागीदारी, और जो पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाला आंदोलन हुआ था उसमें उसकी प्रमुख भूमिका थी। तो वो भारत की सीपीआई में लिबरेशन की तरह है, जो बिहार में कई एमएलए हैं, उसके 2 एमपीज भी हैं। उन्हीं, अब क्योंकि मैं खुद सीपीआई में लिबरेशन में था, तो मैं लंबे समय से उसके जो नेता थे माधव नेपाल, हम लोग वहां गए भी उस समय जब आंदोलन चल रहा था अर्ली 90s में। और वो बड़ा, क्योंकि बड़े फेडरल रिलेशनशिप थे। हम लोग के नेता विनोद मिश्रा थे, उधर माधव नेपाल थे। उसके बाद क्या हुआ कि जो फिर प्रचंड के नेतृत्व में जो 1995 से आंदोलन, जो आर्म्ड स्ट्रगल शुरू हुआ, आंदोलन नहीं था वो, इट वाज अ क्लास स्ट्रगल, एक आर्म्ड रेबेलियन था। वो भी जाके देखिए 2005-2006 में वो एक फेडरल रिपब्लिक उसने नेपाल को बनाया। उसके लीडर आप जानते हैं, प्रचंड हैं, और भी उसके जो बहुत बाबू भट्टराई उसके लीडर थे, और ये सब लोग बीएचयू के ही पड़े हुए थे। इन लोगों से भी व्यक्तिगत जान पहचान, क्योंकि उसी धारा के होने के नाते, तो प्रचंड और ये सब लोग बीएचयू के ही पड़े। अब क्या हुआ कि 2005-2006 के बाद जो इलेक्शन हुए उसमें माओवादियों को भारी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल गई। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चीजें कितनी तेजी से बदल रही हैं। अभी इतनी रेडिकल फोर्सेस पावर में आई। श्रीलंका में जो इस समय प्रेसिडेंट हैं,
दिशानायके वो जेवीपी के हैं, और जेवीपी भी वही संगठन है, सीपीआईएमएल जैसा चारू मजुमदार ने जो शुरू किया था नक्सली आंदोलन, उससे इंस्पायर होकर जेवीपी बना था। हम लोग के उनसे भी फ्रेटर्नल रिलेशन थे। दिशानायके से हम लोग सोचिए मिड 90s में ये शेल्टर लेने इंडिया आए थे। तो खैर, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि देखिए, जो नेपाल की जो पूरी सिचुएशन है कि रेडिकल फोर्सेस पावर में थी। अब रेडिकल फोर्सेस का जो एक वो जिस तरह के चेंजेस चाहते थे, वो वहां के सिस्टम ने अलाउ नहीं किए। देखिए, बड़ी एक ये कॉम्प्लेक्स बात मैं कहने जा रहा हूं। वहां के सिस्टम ने जो नया सिस्टम बना, अभी वो नया सिस्टम क्या मतलब, उसमें कोई फंडामेंटल चेंजेस हुए नहीं। जो पर कैपिटा इनकम है नेपालियों की $1000 है, बहुत ही कम है। जो वहां का जीडीपी है वो नाम मात्र का, मतलब बहुत ही कम है। उसमें रेमिटेंस इकोनॉमी है वो, जो भारत से लेके पूरी दुनिया में नेपाली फैले हुए हैं एज अ लेबर फोर्स। तो वो मतलब कोई सॉफ्टवेयर या किसी उसमें नहीं, एज अ लेबर फोर्स वो फैले। वो जो रेमिटेंस भेजते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा वहां पर जो उनकी जीडीपी कंस्टिट्यूट करता है। उसके साथ साथ जो उनके एक्सपोर्ट्स हैं, उनके गारमेंट्स हैं, उनके जो उनके टेक्सटाइल्स हैं, वो उनका एक एक्सपोर्ट मार्केट है। अदरवाइज वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन नेपाल का ये एक करने की इच्छा प्रचंड जैसी ताकतों में थी, और वो इस चीज को करना चाहते थे। लेकिन उनको भी देखिए, बहुत सारी जो गुटबाजी वहां पर हो गई, कम्युनिस्ट आंदोलन में बहुत सारे फैक्शंस बन गए। एक समय सीपीएन यूएमएल और सीपीआई जो माओइस्ट है, ये दोनों एक साथ आए, सरकार भी बनाई, वो भी सरकार नहीं चली। फिर नेपाली कांग्रेस ने एक तरह से तोड़ फोड़ की, और उस तोड़ फोड़ में सबसे जो बड़ी बात है, 2014 के बाद जो भारत की एजेंसीज का रोल रहा है, वो बड़ा एक बहुत ही चिंताजनक। क्योंकि भारत की एजेंसीज जो हैं, देखिए 2014 के पहले भारत का ये व्यू था कि नेपाल में लेफ्ट जो शासन है वो भी एक्सट्रीम लेफ्ट का था। अब आप सोचिए, माओवादियों को 2008 में मनमोहन सिंह कह चुके थे कि इंडिया ग्रेटेस्ट इंटरनल एनिमी। लेकिन वहां पर ये फॉरेन पॉलिसी थी कि माओवादियों को हमको वहां पर सत्ता में बनाए रखना है, जबरदस्ती का हम डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे। लेकिन 2014 के बाद जो पूरी स्थिति, जो ये अभी ओली आए, अब ओली की जो और जो अभी सरकार बनी नेपाली कांग्रेस और सीपीएन यूएमएल को लेके, जिसमें प्रचंड वाला फैक्शन नहीं है, वो बाहर है। अब ये जब सरकार आई है उसके बाद से आप देखिए, और ये भारत सरकार की इच्छा से आई है, तो उसके बाद जो एक करप्शन के केसेस बढ़े, 2017 वाला जो मामला था, जो एयरबस की परचेज को लेके था, नेपाल की जो स्टेट एयरलाइन है वहां भी प्राइवेटाइज करने की कोशिश की गई थी, और उसके खिलाफ भी आंदोलन हुआ था। तो बहुत सारे ऐसे जो आंदोलन वहां पर छोटे छोटे चल रहे थे। अब क्या है कि जो जेन जी है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि दिस इज अ मूवमेंट ऑफ जेन जी, बांग्लादेश में भी जेन जी आगे आया। जेन जी कौन है? जेन जी वो है रफली जो 1995 या 1998 से 2010 के बीच पैदा हुए थे, जो इस समय अब कहीं ना कहीं 20 साल से लेके 30 साल की उम्र में वो मतलब पहुंच गए, या 14-15 साल के भी हैं अगर 2004-2005 में पैदा हुए। तो नेपाल में 14-15-16 साल मैंने वहां पर यंगस्टर्स को लड़ते देखा है। तो अब वहां पर ये स्थिति है कि ये जो यंगस्टर्स पैदा हुए हैं, ये नहीं टॉलरेट कर रहे हैं जो एक नया इलीट पैदा हुआ यहाँ के डेमोक्रेटिक चेंजेस के बाद, और इनके डिसकंटेंट को जो मोनार्किकल फोर्सेज है वो यूज करना चाहती है। और भारत की एजेंसीज का असली बेट मोनार्किकल फोर्सेस के साथ है। अब सोचिए, और ये एक बड़ी साजिश है, ये एक बड़ी साजिश है, लेकिन इसमें ग्रीवेंसेस जेन्युइन है, और इसमें जो ऑपोजिशन है, जो माओवादी हैं, जो इस समय नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी बड़ी भूमिका इस आंदोलन में है। और उसके साथ साथ जो मोनार्किकल फोर्सेज है वो तो इस्तेमाल करना चाहती है, और भारत भी चाहता है कि मतलब भारत एज अ देश नहीं, लेकिन एक फॉरेन पॉलिसी उसकी कि वो कुछ ना कुछ डिस्टेबलाइजेशन नेपाल में हो। लेकिन ये देखिए उसी तरह से उल्टा पड़ेगा जिस तरह से भारत की विदेश नीति सब जगह उल्टी पड़ी है, जैसे बांग्लादेश में पड़ी है, जैसे श्रीलंका में पड़ी है, और भी बहुत सारी जगह। श्रीलंका में भी देखिए, जिनको कभी उम्मीद नहीं थी कि जेवीपी का एक फार लेफ्ट का आदमी प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो ये आप देखिए, तो ये एक पैटर्न, ये पैटर्न हम पहले देख चुके हैं। फॉरेन पॉलिसी की लगातार फेलियर, और इसमें हम लोग इसी मंच पे हम लोगों ने ट्रंप से लेके पूरी दुनिया में जिस तरह की पूरी राजनीति चल रही है भारत को लेके, कभी चाइना कभी अमेरिका, वो हमने देखी। अब हम साउथ एशिया में देख रहे हैं कि इनकी जो पॉलिसीज रही है, इन्होंने जिस तरह के रूलर्स को इन्होंने प्रेफर किया, वहां हसीना को इन्होंने प्रेफर किया, वो एक डिक्टेटर टाइप ही निकली।
उसके बाद ओली को इन्होंने यहाँ प्रेफर किया। ओली का कोई जनाधार नहीं है, और असली में ये भी पूरा चार्ज इंडिया पे लग रहा है। देखिए बहुत जल्दी ये आंदोलन अभी एंटी इंडिया होने वाला है, क्योंकि वहां पर एक फीलिंग है कि इंडिया डिस्टेबलाइज करता है, ये शुरू से थी। वो अब उसके पीछे बहुत हम जाएंगे तो फिर हमको रॉ वगैरह के रोल पे जाना पड़ेगा, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मोटा मोटी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सिचुएशन है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। भारत इसमें बुरी डीपली इन्वॉल्व है, और आप देखिएगा आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ बहुत एक रेडिकल यहां से निकलेगा, क्योंकि नेपाल रेडिकल देश है, और वहां वैचारिक स्तर पे वहां पर पूरी तरीके से एक विचारधारा जो है वहां की फार लेफ्ट, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उसको आप हटा नहीं सकते, चाहे कुछ भी वहां हो जाए। क्योंकि अभी देखिए माओवादियों के गांव में बेसिस हैं, अभी भी उनके आर्म्ड बेसिस हैं। अभी तो ये शहरों का आंदोलन है। एक बार जब माओवादियों ने आर्म स्ट्रगल शुरू किया था गांव से, तो शहर जो है सरेंडर कर गए। तो ये जो देखिए पूरी स्थिति है, तो अब माओवादी किसी भी हालत में मोनार्की वापस नहीं आने देंगे। और इधर भारत का ये है, भारत की कुछ जो अभी सरकार है कि मोनार्की को कहीं ना कहीं बैकडोर से एंट्री दो। ये देखिए मुख्य अंतर्विरोध है। ओके 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 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं, और कहीं ना कहीं पूरा नेपाल का जो पॉलिटिकल एक तरह की हिस्ट्री है उसको सामने रखा है। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नतीजे होंगे, हिंदुस्तान की क्या भूमिका है। उससे पहले डॉक्टर सुनीलम ने भी इसी तरह की कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर रखी थी। दो और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। पुष्पेन चौधरी जी हैं, किसान नेता हैं, जाना माना चेहरा है, पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। पुष्पेन जी बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जाना माना चेहरा ओंकारेश्वर पांडे जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। ओंकारेश्वर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बात हम दो महत्वपूर्ण यहाँ पर बिंदुओं की हम कर रहे हैं, और जिसमें जो हम फिलहाल की अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति का चुनाव, जो कि अब कह सकते हैं कि वोटिंग थम गई है। वोटिंग अब तक जो वोटिंग चल रही थी वो थम गई है, और अब 6 बजे से जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं 7 साढ़े 7 बजे के आसपास तक ये क्लियर हो जाएगा कि ये देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। मोटे तौर पर देखें तो शायद हम में से ज्यादातर लोगों को पता है कि कौन होगा, लेकिन सवाल इसके साथ साथ ये भी है कि जो एक मैसेजिंग, पॉलिटिकल मैसेजिंग इसमें की जा रही है, उस पॉलिटिकल मैसेजिंग में कौन जीतता है। क्योंकि हमने ये देखा कि बी सुदर्शन जो रेड्डी हैं, उन्होंने लगातार जिस तरह से लगातार रीच आउट किया तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, उन्होंने सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष हर पार्टी को उन्होंने रीच आउट किया। वो लगातार अपनी बातों को रखते रहे, लगातार वो चैलेंज भी करते रहे राधाकृष्णन को डिबेट के लिए, और एक बेहतरीन कैंडिडेट जो है वो इंडिया गठबंधन ने उतारा। हार और जीत ये आपसे कुछ देर में पता चल जाएगी, लेकिन ये जरूर है कि एक बेहतरीन चुनाव हुआ है, कांटे का चुनाव हुआ है, और जिसमें ये लगा नहीं कि इस चुनाव को ऐसे ही छोड़ दिया गया कि चलिए हमारे पास तो नंबर नहीं है। क्या हम देखें, लगातार एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग भी होती रही, और कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का जो चुनाव है उसका भी जिक्र यहाँ पर किया जाता रहा, जिसका जिक्र अखिलेश यादव ने भी किया था और जिसका जिक्र संजय सिंह ने भी किया था। और उसके साथ साथ नेपाल में जिस तरह के हालात उत्पन्न हुए हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी सब पर हम लगातार बात भी करें, हम चर्चा भी करें। एक क्विक कमेंट जो है वो मैं रविंद्र जी से मैं ले रही हूँ, फिर मैं आप दोनों मेहमानों के पास भी आ रही हूँ, और फिर मैं सुनील जी के पास भी आऊंगी। रविंद्र जी, बहुत कम वक्त बचा है जब हमें ये पता चल जाएगा कि आखिर कौन है अगला देश का वाइस प्रेसिडेंट। सवाल ये है, $1 मिलियन क्वेश्चन ये है, मोदी जी की साख बची रहेगी, मोदी जी की साख चली जाएगी? क्रॉस वोटिंग का जो खतरा है, अगर मान लीजिए 2-4 लोग भी इधर चले गए, क्योंकि इसको देखिए इंडिया और एनडीए से ज्यादा मोदी वर्सेस राहुल करने की कोशिश की गई, अगर आपने देखा हो। क्योंकि हेडलाइंस में जो यात्रा निकाली गई, राहुल गांधी लगातार बने हुए। SIR एक ऐसा मुद्दा है जो पूरी तरीके से हावी है, वोट चोर गद्दी छोड़ ये चस्पा हो गया है मोदी जी के साथ, और उसमें अब ये चुनाव, तो कहीं ना कहीं वो एक साय ऑफ रिलीफ देख रहे हैं, एक कहीं ना कहीं वो ये चीज देख रहे हैं कि कहीं कोई उन्हें ऐसा मिल जाए, पंजाब गए हुए मोदी जी, कि उन्हें लगे कि नहीं मेरी कुछ इसमें इज्जत बच गई है। बिल्कुल बुशरा जी, देखिए अब तो समझिए खत्म हो ही गया बस वोटिंग, थोड़ा समय 6 बजे से तो काउंटिंग शुरू हो जाएगी, और 750 खाली वोट होंगे, उनकी काउंटिंग करना मुश्किल है नहीं, आसान है। तो कांग्रेस बीजेपी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, और मोदी तो लगातार कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो लगातार उनका ग्राफ गिर रहा है, उस ग्राफ में थोड़ा सा
वो अपने आप को दिखा पाएं कि लोग अब भी उनको पसंद करते हैं। और खासतौर पर जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और नेपाल वाला, और बार बार हम लोग जो चर्चा करते हैं कि उसकी कितनी सिमिलरिटी है अलग अलग देशों के साथ, नेपाल, फिर बांग्लादेश, बर्मा, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इन सब एशियाई कंट्रियों में पिछले 4-5 साल में इस तरह के घटनाक्रम हुए हैं और इनकी जो स्थितियां थी कमोबेश एक जैसी थी। तो क्या इस तरह की स्थिति कहीं और रिफ्लेक्ट हो रही है? और अब ये वाकई में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। और मैं तो बुशरा जी बड़ा चिंतित भी हूँ इस बात को लेकर कि वहाँ की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आरजू राणा, उनके बड़े विजुअल्स आए हैं कि उनको मारपीट किया जा रहा है। तो मैं तो बड़ी प्रार्थना करूंगा उनके लिए। वो मेरे यूनिवर्सिटी की सीनियर थी, हमारे बड़ी सीनियर वहाँ पर वो पढ़ती थी पंजाब यूनिवर्सिटी में, और उनके साथ जो घटनाक्रम हो रहा है तो मुझे थोड़ी चिंता भी हो रही है। प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें। लेकिन उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है अगर कुछ वोट इंडिया गठबंधन अपने पक्ष में खींच पाने में कामयाब रहा तो, और प्रधानमंत्री के लिए ज्यादा चिंताजनक बात हो जाएगी अगर इस तरह की घटना हो गई, क्योंकि लगातार पीएम का ग्राफ गिरता जा रहा है। राहुल गांधी लगातार यात्राओं पर हैं और उनका ग्राफ में तेज इजाफा हुआ है। और तो और जब वो मलेशिया दौरे पर भी गए हैं तो उनके जो विजुअल्स वहां से आ रहे हैं वो भी अब चर्चा का विषय बन रहे हैं कि बहुत पॉजिटिवली कि वो कितने संयमित व्यक्ति हैं या कितने सिंपल हैं। पहले जो आईटी सेल है वो इनको बहुत नेगेटिवली इनका प्रचार करती थी, लेकिन अब वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं। तो राहुल गांधी के लिए सब कुछ पॉजिटिव होता जा रहा है, प्रधानमंत्री के लिए मुझे लगता है समय थोड़ा और चैलेंजिंग आता जा रहा है। ऐसे में ये एक, अगर बीजेपी कुछ वोट खींच पाएगी तो जब पूरी कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो हर तरीके से कोशिश की जा रही है, सब पॉलिटिकल पार्टीज को टच उन्होंने किया है, इंडिविजुअल लेवल पर भी सांसदों को वो लोग टच बेस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कितनी कामयाबी मिलेगी सब इसी पे निर्भर है। और अगर कुछ खींच पाएंगे तो जाहिर है थोड़ा सा इनको ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन अगर नहीं खींच पाएंगे या उतना ही वोट रह गया और अगर कहीं घट गया फिर तो देखिए सदन के भीतर इनके लिए स्थितियां और खराब होंगी। और देश भर में तो जो चैलेंज चल रहे हैं वो है ही है, और अभी तो हाइड्रोजन बम भी आने वाला है। जी जी बिल्कुल, हाइड्रोजन बम का इंतजार भी सबको होगा, क्योंकि एटम बम जो था उसके बाद हमने देखा क्या कुछ हुआ। अभी तक धरती तो नहीं कहूंगी, सरकार जरूर पूरी तरीके से हिली हुई है, और हाइड्रोजन बम आता है तो फिर क्या होता है ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। पुष्पिन जी, आपको शामिल करूंगी इस चर्चा में, और आपसे उपराष्ट्रपति चुनाव, क्योंकि अब तो वोटिंग खत्म हो गई है, थम गई है, और 6 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि आखिर कौन बनने जा रहा है अगला देश का उपराष्ट्रपति। लेकिन इसमें मैसेजिंग क्या है और इस मैसेजिंग की जंग में कौन जीतता हुआ आपको नजर आ रहा है, और आपका कमेंट नेपाल को लेकर भी। फिर मैं ओमकारेश्वर जी आपके पास भी आ रही हूँ। जी देखिए बुशरा जी, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो किस सर्कमस्टेंसेस में हुआ वो मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, जनता के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से इस्तीफा दिया गया। आज तक उनके मुंह पर धनखड़ साहब के पट्टी बंधी हुई है और उनको किस तरीके से अपनी जान का खतरा रहा या कैसे वो जो है चौटाला साहब के आज फार्म हाउस पर दक्षिण दिल्ली में रह रहे हैं या रहने के लिए मजबूर है, और आज भी उनका पूरा घेराव किया हुआ है। उनसे मिलने जाने की कोई कोशिश करे तो वो मिल नहीं सकता है। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक स्थिति है। अब ये जो इनके एनडीए के सांसद हैं, चाहे लोकसभा के हों राज्यसभा को, यदि उनसे कुछ क्रॉस वोटिंग के माध्यम से कम वोट अर्जित ये कर पाते हैं जो इनके कैंडिडेट हैं, तो निश्चित रूप से इसका मैसेज काफी गलत जाएगा। और अगर ये अपना जो है किसी भी तरीके से मेंटेन भी कर ले जाते हैं तो कोई बहुत पॉजिटिविटी मैं इनके पक्ष में नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र को जिस तरीके से पहले कुचला है वही टैक्टिस इन्होंने अभी बीआरएस की तरफ इस्तेमाल की, जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ इस्तेमाल की, और रातों रात जो है इसी तरह बीजू जनता दल जो है उनके खिलाफ इस्तेमाल की। तो तभी वो न्यूट्रल हो गए या इनके पक्ष में वोट देने के लिए मजबूर हुए। अन्यथा इन्होंने कोई ऐसा काम तो किया नहीं मोदी सरकार ने कि जिससे वो बहुत प्रसन्न हो, या वहां के जो स्टेट है चाहे वो तेलंगाना हो, आंध्रा हो या उड़ीसा हो, उसके लिए बहुत बड़ा कमाल का काम मोदी सरकार ने किया है। तो निश्चित रूप से जो है, और जगनमोहन रेड्डी की तो जो है चंद्रबाबू नायडू से पुरानी राइवलरी है, उनको तो नेचुरली दूसरे पाले में आना चाहिए था, यानी इंडिया गठबंधन के।
फिर भी वो यदि नहीं आते हैं तो इससे ये पता लगेगा कि आज भी अमित शाह मोदी का तंत्र लोगों को मैनिपुलेट करने की स्थिति, मतलब मैनिपुलेट कर रहा है खुलेआम, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। और इसमें मैं एक सचेत करने की बात भी कह दूं कि जो अंदर जाकर के वोट लगा करके आए हैं वहां कोई हिडन कैमरा तो नहीं है, मुझे डाउट है, क्योंकि ये जिस किस्म के क्रिमिनल माइंड बैठे हुए हैं सत्ता में, हिडन कैमरे की इन्होंने हो सकता कह दिया हो कि भैया क्रॉस वोटिंग मत कर देना, हिडन कैमरा है, उस पेन में ही कैमरा है, या और कोई ऐसी चीज है जो तुम ढूंढ नहीं पाओगे 5 मिनट में, पूरे केबिन में कैसे ढूंढेगा आदमी कि कहाँ कौन वोट डाल रहा है, बोला हमें सब पता लग जाएगा, जबकि वो सीक्रेट बैलेट होता है। तो ये भी जो है देश के लिए बड़ा वो है। तो मैं तो मानूंगा कि कहीं ना कहीं प्रेशर से और दूसरे तरीके से, क्योंकि इनसे संतुष्ट तो खुद भाजपा के कोई सांसद इनसे खुद से संतुष्ट नहीं है, जिनकी अलग अलग ओकेजन पे अलग अलग तरीके से बेइज्जती, चाहे नड्डा की बेइज्जती हो, खुद राजनाथ सिंह की बेइज्जती हो, या गडकरी को तो ये पूरा कैंपेन एथनॉल वाला चला करके उस तरीके से डिस्क्रेडिट करने का काम किया गया। तो और लोगों की भी ये बेइज्जती करते रहे हैं, अलग अलग लॉबी हैं जो जैसे शिवराज सिंह चौहान है जो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उनको जबरदस्ती वहां से हटा के मध्य प्रदेश से केंद्र में लाए। तो निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे डिस्कंटेंट के फैक्टर हैं जिसकी वजह से क्रॉस वोटिंग नेचुरली होनी चाहिए बड़े पैमाने पर। अगर वो नहीं होती है तो कहीं ना कहीं और फैक्टर्स काम कर रहे हैं, ये कंक्लूजन मेरा होगा। अब आते हैं जो नेपाल वाली सिचुएशन है, क्योंकि वो ज्यादा मैं रेलिवेंट मान रहा हूँ आज के तारीख में अपने देश के हालात से जोड़ करके। इसमें हम नाक लपेट करते रहे, दूसरे 2-3 देशों ने तो कर दी क्रांति, और हम कहें नहीं नहीं साहब हम नहीं बोलेंगे। हमें बोलना पड़ेगा, हमें सख्ती से बोलना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा पिछले 20-25 साल से देश के अंदर क्या हो रहा है और पिछले 10-12 साल से कैसे लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, और किस किस्म की मानसिकता के लोग जो है सत्ता में आकर के यहाँ बैठ गए हैं, और इनका क्या इतिहास रहा है। साफ बोलना पड़ेगा कि अगर इंडिपेंडेंट जांच आज हो जाए तो जो गोधरा कांड था उसमें ये लिप्त पाए जाएंगे और इनको जेल की हवा जो है खानी पड़ेगी। उसके बाद चाहे जस्टिस लोया का मामला हो, हरेन पांड्या का मामला हो, संजीव भट्ट का मामला हो, पूरी सीरीज है इनकी। ये लगातार जो है इस तरह की हरकतें, इस तरह के डिसीजन करते चले जा रहे हैं, और कोई इनके खिलाफ ना बोले। हम तो भाई बोलेंगे, खुल के बोलेंगे, चाहे हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन हो, हमारा स्टैंड तो बहुत साफ है। और जब से ये सत्ता में आए हैं, किस आधार पे आपने नोटबंदी करी भाई, किससे पूछ के करी? तुम्हारे घर के नोट थे क्या? कितने लाख करोड़ का वहां नुकसान हुआ? कितने लाख करोड़ के नोट को व्हाइट और ब्लैक व्हाइट किया गया? उसकी जांच होनी चाहिए। राफेल के मुद्दे पर जांच होनी चाहिए। और किसानों को किस तरीके से आपने कुचला, और देश को भी, मैं देश की जनता जो बड़ी खुश होती थी या गाली देती थी किसानों को, समझ लो किसानों में ये नेपाल, भूटान और ये बांग्लादेश और इस सबसे बहुत ज्यादा बड़ी ताकत थी। और मेड़ा मार देते, मेड़ा समझते नहीं हो शायद आप, खेत जोतने के बाद प्लेन कर दिया जाता है, ये जो है रविंदर भाई समझ रहे होंगे। अगर किसान अपने पे आते तो मेड़ा मार देते दिल्ली के ऊपर, लेकिन हम संयम से बैठे रहे। 750 किसान हमने मरवाए, अपने शहीद करवाए, उसके बाद भी इस लोकतंत्र में सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तो 2 दिन में जो है सारे पार्लियामेंट को जलाना से लेकर के, और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और सबके घरों को जलाना और सबको मार पीट करके दौड़ा देना, इस तरह का काम कर दिया 2-3 दिन के अंदर ही, 2 दिन में ही। बांग्लादेश में 3-4 दिन में यही घटना हुई। तो हमारे पेशेंस को, धैर्य को आपने चुनौती नहीं देनी चाहिए, टेस्ट नहीं करना चाहिए। आपने जो है लखीमपुर खीरी में आपका मंत्री हमारे किसान भाइयों को ऑन कैमरा उसका लड़का कुचल देता है, आराम से स्वतंत्र घूम रहा है। हमारी पहलवान बेटियां जो मेडल लाई थी, उनके साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता है। इस दिन वो प्रोटेस्ट कर रही थी, और एक तरफ आपका उद्घाटन हो रहा है पार्लियामेंट का, और उनके मुंह पे बूट रख के कुचला जा रहा है। ये सब क्या है? अग्निवीर जैसी योजनाएं आपने ला दी जिससे सरकार कमजोर हुई, और वो ये फौज कमजोर हुई, और उसमें आपने देखा अग्निवीर, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हो, आपकी विदेश नीति, कूटनीति, रणनीति सब फेल हुई। बाहर से इंटरफेरेंस हो रहा है ट्रंप का। तो ये तमाम चीजें हैं, और ईडी सीबीआई का किस तरीके से दुरुपयोग करके विपक्षियों को आप कुचलने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो राहुल गांधी ने प्रश्न उठाया, जिसका सबको जो है सबके मन में ये बात थी, अरे हरियाणा जैसे राज्य में 3 एमएलए इनके आते थे, पिछले 30-40 साल से इतने थे, अब 3 बार इनकी सरकार बन गई। महाराष्ट्र में सरकार बना ले जाते हैं, 5 साल में जो है 31 लाख वोटर बढ़ते हैं महाराष्ट्र में, और 5 महीने में 41 लाख वोटर बढ़ जाते हैं।
और शिकायत जब राहुल गांधी ने की वो वोट चोरी करके आप बैठे हैं, तो आप ये जो इलेक्शन कमीशन है जो केवल और केवल मोदी और शाह के इशारे पर काम कर रहा है, साफ बात कहनी पड़ेगी, और लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहा है, वो भी उन्हीं का साथ दे रहा है। एसआईआर जबरदस्ती थोप दिया जाता है बिहार के ऊपर, और जो 65 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए जाते हैं। तो ये सब जो चीजें हो रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी लगभग पट्टी आंख पे बांधे बैठा हुआ है, सुमोटो नहीं देता है कि भैया आपको एसआईआर करना था तो आप पहले करते। और जनवरी में जो वोट जनवरी में हुई थी पिछले साल, और आज इस साल भी जनवरी में आपने किया था, जनवरी फरवरी में, फिर इसकी क्या आफत आ गई? केवल जो है मुसलमानों के और यादवों के वहां वोट काटने, अल्पसंख्यकों का कितना बुरा हाल आपने देश में कर दिया है। बुलडोजर उनके ऊपर चला देते हो, उनसे वही अपराध हो तो गोली से उड़ा देते हो, आपके किसी आपके जाति वाले से या सवर्ण से वैसा ही अपराध हो तो उसका महिमामंडन कर देते हो। बिल्किस बानो में सबने देखा, वो जेल से छूटते हैं तो उनका जो है आपने माला डाल के स्वागत कर रहे हो। तो ये सारी स्थिति, इसी तरह की स्थिति बनती चली जा रही है। भ्रष्टाचार का कोई पैमाना नहीं है। आपने तमाम अपने जो अडानी अंबानी है उन मित्रों को सारी चीजें सौंपने का, पूरा देश बेचने का काम कर दिया। सस्ता तेल आप वहां से मंगा रहे हो रशिया से, और सस्ता तेल यहाँ पर कोई लाभ नहीं देते हो। अमेरिका वाले भी कह रहे हैं कि चंद लोगों के हाथ में सारा सारा जो है प्रॉफिट उसका जा रहा है। तो ये तमाम जो चीजें बन रही हैं ये वास्तव में ऐसी ही हैं। और मैं तो मुबारकबाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ नेपाल की जनता का, और श्रीलंका की, और बांग्लादेश की जनता का। उन्होंने कुछ दम तो दिखाया। यहाँ तो जो खोखले आदमी बैठे हुए हैं जो बोलने में भी शर्मा जाते हैं, बोल ही नहीं पा रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी। अरे गिरफ्तारी हो जाएगी, 2 रोटी जेल में मिल जाएंगी, नहीं मिलेंगी तो मर जाएंगे। मर जाएंगे तो मरा हुआ आदमी तो और ज्यादा बड़ा विद्रोही साबित होता है। जिंदा आदमी इतना बड़ा विद्रोह नहीं करता। और मैं तो देख पा रहा हूं कि अगले बार अगर अब ये नहीं सुधरे, क्योंकि ये अवैध सरकार साबित हो चुकी है, जनता की नजरों में अवैध सरकार है। चाहे ये वाली जो सरकार चल रही है, केंद्र की मोदी सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो, राजस्थान के पिछले राउंड में जो 2023 में चुनाव हुए थे, राजस्थान ले लो, मध्य प्रदेश ले, छत्तीसगढ़ ले लो, ये तमाम अवैध सरकारें हैं, वोट चोरी करके बनाई हुई सरकारें। जनता किसी और को वोट दे रही है, और कोई जो है ये चोरी से सत्ता में बने हुए हैं। इस बात को कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट भी चुपचाप बैठा हुआ है। तो इन सारी चीजों का जवाब देना पड़ेगा। सड़कों पे यहां पर भी जनता उतरेगी, और इससे पहले कि जनता सड़कों पे उतरे, ये जो हेलीकॉप्टर में झोला उठा उठा के भाग रहे हैं ना, वो भाग गया, अब ये ओली भाग जाएगा। और वहां पर भी नारे लग रहे हैं, केपी चोर गद्दी छोड़। यहाँ भी वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लग रहा है, इससे पहले कि तुम्हारा भी बुरा हाल हो और तुम भी ट्रैक्टरों के पीछे बांध के तुम्हें घसीटे यहाँ दिल्ली के जो है जो इंडिया गेट पर। इससे पहले भाग जाओ यहाँ। ये क्रिमिनल माइंड के रंगा बिल्ला इस देश को बर्दाश्त नहीं होंगे। और हम जैसे लोग जब तक खड़े हैं, जब तक जो है ना अल्पसंख्यकों के, ना दलितों के, ना किसानों के, ना पिछड़ों के अधिकारों को आप कुचल सकते हैं। हम अपनी छाती पहले अड़ाएंगे, हम लड़ेंगे तुमसे। पंजाब में कितना बुरा हाल हो गया, 10 दिन बाद आपको फुर्सत मिली है हेलीकॉप्टर में वहां उड़ने की, आपने एक ट्वीट पंजाब के लिए नहीं किया। 60,000 करोड़ ड्यूज पंजाब सरकार के आप दबाए बैठे हुए हैं, बॉर्डर स्टेट है वो। अब 20,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज आपको घोषित करना चाहिए। आज पता नहीं क्या नाटक करके आए होंगे, मैंने तो उनको देखा नहीं, ना मैं देखना चाहता। तो ये जो है मणिपुर में आपने क्या हाल कर दिया, सारे देश को खिंड भिंड करने का, सारी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का, संविधान को कुचलने का जो काम इस देश में किया जा रहा है, आपको जो है दुरुस्त कर देगी जनता। सुधर जाओ, नहीं तो जनता में बहुत ज्यादा गुस्सा है। 8 साल तक घुसते रहे आप जीएसटी के माध्यम से, आज आपको याद आया, अब आपने जो है टैक्स कम कर दिए। जितना पेट्रोल खर्च होता है उतना ही टोल खर्च हो रहा है इस देश के अंदर। हर सड़क पर लूट मची हुई है, जबरदस्त तरीके से जनता हैरान परेशान है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, सब फैली हुई है चारों तरफ। एक क्रांति के मुहाने पर देश बैठा हुआ है। अगर ये आरएसएस की शक्तियां, भाजपा की शक्तियां और ये वोट चोर यदि गति नहीं छोड़ते हैं तो इनको भी इसी तरीके से खदेड़ा जाना चाहिए, और खदेड़ा जाएगा। ये मेरी जो है इनको जो है बहुत गंभीर चेतावनी है। जी, चेतावनी है आपके, बहुत सख्त अल्फाज में आप यहाँ पर बात कर रहे हैं। आई एम श्योर आप पूरी जिम्मेदारी से इस बात को अपनी यहाँ पर रख रहे हैं। आप एक जिम्मेदार सिटीजन हैं। आपकी इसमें कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि
जो फिक्र है वो भी दिखती है और गुस्सा भी दिखता है, वो साफ तौर पर मैं देख सकती हूँ। मैं आपके पास लौटूंगी, ओंकारेश्वर जी को मैं शामिल करूंगी और फिर बाकी मेहमानों के पास मैं आती हूँ। ओंकारेश्वर जी, आपका पहला कमेंट उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर और नेपाल की स्थिति को लेकर। मैं पहले चाहूंगी उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर आप बताएं कि कैसे ये जो पोजिशनिंग है, ये जिस तरह की मैसेजिंग है, उसका क्या मतलब है, क्योंकि चुनाव तो ढंग से लड़ा गया है। ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन ने सोचा हो, सरेंडर कर दिया हो कि भाई हमारे सामने तो ऐसी ताकत है जिनके पास नंबर है। उन्होंने अपनी तरफ से ट्राई किया है, तमाम तरह की मैसेजिंग भी हुई है, डिनर तक कैंसिल कर दिया गया इसके बीजेपी की तरफ से। मेरा आपसे सवाल, आप इसको कैसे देख रहे हैं, आज के चुनाव को कितना महत्वपूर्ण और नेपाल की स्थिति? देखिए, ये ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। वैसे तो जो अंक गणित है, संख्या है, वो जाहिर है रूलिंग पार्टी के, एनडीए के फेवर में है और लोग मान के चल रहे हैं कि ठीक है, उनके पास अगर संख्या है और उससे वो जीत सकते हैं। लेकिन संख्या के साथ साथ पिछले दिनों कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में हमने देखा है कि किस तरह उनके बीच में, उनके भीतर, एनडीए के भीतर भी बहुत गंभीर असंतोष है, दरार है और इसका रिफ्लेक्शन कैसे होता है ये मालूम नहीं। लेकिन 3-4 चीजें हम बताते हैं। कल राजीव प्रताप रूडी ने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने अपनी ही पार्टी के एक सांसद पर जो है वो हाई हेडेडनेस का आरोप लगाया कि भाई उनको लगता है हम ही हाउस चलाते हैं। इससे इस बात का संकेत मिलता है कि रूलिंग पार्टी के भीतर जो असंतोष है वो खत्म नहीं हुआ है। दूसरे और इसी प्रकार के कई संकेत मिलते हैं जिससे लगता है कि भले ही आप वोटों को मैनेज कर लो, लेकिन आप लोगों के अविश्वास को फिर विश्वास में नहीं बदल पाएंगे। वो जो टूटा है जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से, जगदीप धनखड़ के कार्यकाल से, वह अविश्वास अभी बरकरार है। वह जो टूटा है जिसकी चर्चा हमारे पहले के वक्ता कह रहे थे, पुष्पेन जी जनता का प्रतिनिधि करते हैं, किसानों का प्रतिनिधि, और उनकी आवाज में जो गुस्सा है वो दिखाई देता है कि किस तरह से क्या देश के हालात हैं, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे वो ट्रंप के मध्यस्थता की बात हो, फिर हमारा 50% वहां से टैरिफ लगा हो, हम कुछ बोल ना पा रहे हो, फिर हम चीन जा रहे हो, फिर वापस जो है गजब है, ट्रंप ने एक बार ट्वीट जरा प्यार मोहब्बत में कर दिया तो फिर हम वो, और वो क्या लिख रहे हैं, ट्रंप लिख रहे हैं अपने ट्वीट में एक नीचे की, डू यू रिमेम्बर वी मेट एट द रोज गार्डन। अरे कमाल है, ये कोई अफेयर वाला मामला हो रहा है कि मुन्नी जरूर मिलना 3:30 बजे। गजब है मतलब। और उस पर तुरंत आप रिस्पॉन्स करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं। जब वो 50 बार आपको हड़का रहा है तब आप रेसिप्रोकेट नहीं करते। रोज गार्डन का जैसे ही उसने नाम लिया आप तुरंत उसको हाँ 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 मिले थे। ये जो सिचुएशन है इसमें और तरह तरह की चीजें हैं, एक दो नहीं। आप इलेक्टोरल बॉन्ड से लेके ये जो वोटों की चोरी तक, ये सब कुछ लग रहा है कि हमारे देश में सब ठीक नहीं चल रहा है। जो जो भी है वो आप लोकतंत्र को आप हाईजैक कर रहे हैं और इसका प्रमाण मिल गया है। अपने एटम प्रेस कॉन्फ्रेंस में गांधी ने जो बातें उठाई हैं और जो दिखा दिया है प्रमाण, उसका कोई जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पाया। आप बेशर्मी से उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास लॉजिक नहीं है डिफेंड करने का। बिहार में एसआईआर कर रहे हैं, एसआईआर का जो बेसिक आप लेके गए कि साहब हम विदेशी और घुसपैठिए, भाई एक भी घुसपैठिए आपने निकाला हो तो बता दीजिए। तो टोटल की टोटल कवायद गलत है। उसमें आप जो देश की पहचान है, जिसको स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा आधार मेरी पहचान, बिहार में उसी को नकार दिया और अभी भी वो 12वें पहचान के रूप में शामिल किया गया है। ये कह के कि इस आधार के सर्टिफिकेशन के लिए भी एक और चीज कुछ लाई जाएगी, कमाल है। और आप मुंह देख रहे हैं कि हमारा आधार बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया गया, इस देश के लोगों का अब कोई पहचान पत्र नहीं है और आप उसको ऐसे ही हल्के में ले रहे हैं। कैसे कर सकता है ये चुनाव आयोग? तो ये इन सब परिप्रेक्ष्य में जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उसमें ये इंटरेस्टिंग तस्वीरें आपने दिखाई कि किस तरह से रूलिंग पार्टी के एक महत्वपूर्ण नेता हैं नितिन गडकरी, वो अपोजिशन के जो धनखड़ इनके खड़गे साहब हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके साथ हाथ मिलाते हुए जा रहे हैं, मुस्कुराते हुए हाथ पकड़ के जा रहे हैं।
ये जरूर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के लिए दिल जलाने वाला वो है, चाहे उपराष्ट्रपति के चुनाव का रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये जो अंदर अंदर जो चल रहा है, और जाहिर है क्यों अंदर के लोग, बीजेपी के, एनडीए के लोग क्यों नाराज हैं? क्योंकि आपकी जो तरीके हैं सरकार चलाने के, तौर तरीके हैं, जिस तरह से आप आवाजों को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, भाई पूरी दुनिया को आप क्या जवाब देंगे कि एक उपराष्ट्रपति अब मान लीजिए रिजाइन करता है, उस रिजिग्नेशन में भी प्रॉब्लम है कि राष्ट्रपति के ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, मिलने गए कि नहीं गए, क्या कंफर्मेशन है, ये सब मिस्ट्री है, और वो एक छुप के रह रहे हैं। क्या ऐसे रहना चाहिए? पूरे विश्व को आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि भारत में ये हालात हो चुके हैं? और ये इसके पहले लोग देख चुके, जब कोर्ट कह चुका कि 5,800 से ज्यादा ईडी के केसेस हैं, उसमें मात्र 10 लोगों का कन्विक्शन हुआ। सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है कि ठगों की तरह व्यवहार न करे। ये सारे जो हालात हैं वो कुल मिला के एक ऐसी काली पिक्चर बनाते हैं इस सरकार की, कि जो इन्होंने शुरू में हासिल किया था कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, हाउस में आप घुस रहे हैं तो कौन क्या कह रहे हैं कि भैया वोट चोर गद्दी छोड़, यही नारा नेपाल में लगा अभी, और नेपाल की पूरी सरकार गिर गई, सब खत्म हो चुका, राष्ट्रपति भवन जला दिया, प्रधानमंत्री कार्यालय जला दिया, वहां के इंपॉर्टेंट, और सभी पार्टियों के, ये नहीं कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का। ये जो मूवमेंट है, ये जो एशियाई कंट्रीज में दिखाई दे रहा है, वो ब्रिड तो एक ही है ना, और रीजन तो एक ही है ना, कारण तो एक ही बन रहा है ना, सब जगह वही नेपोटिज्म का कारण है। बांग्लादेश में वही हुआ, अभी ये नेपो बेबीज करके ये आंदोलन, एक 34 साल के एक युवा ने ये आंदोलन खड़ा कर दिया, जो कि एक मात्र इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाता था, और जब भूकंप आए तो उसने थोड़ा राहत कार्य शुरुआत की, और आज उसके कॉल पे आप डिजिटल सप्रेशन करना चाहते हैं, डाटा सिक्योरिटी के नाम पे, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे। नेपाल ने जो डिजिटल सप्रेशन लोगों को करने की कोशिश की, उसमें फेसबुक बंद कर रहे हैं आप, ट्विटर बंद कर रहे हैं, और व्हाट्सएप बंद कर रहे हैं, लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक तो उनके पास काम नहीं है, भयंकर बेरोजगारी है, महंगाई में जी रहे हैं, वो मोबाइल में व्यस्त थे, आपने मोबाइल भी कर दिया, और ये हर जगह यही होता है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी। अरे नेशनल सिक्योरिटी को वहां की जनता भी समझती है ना, कि आप ही समझते हैं। ये कुल मिला के जो हालात हैं वो इन सभी देशों में एक समान है। इंडोनेशिया में वही है, श्रीलंका में वही है, वहां पे बांग्लादेश यही हुआ, नेपाल यही हुआ। तो हमें तो कम से कम ऐसे हाल बनाने चाहिए कि हम भी अपने यहाँ इसी तरह मनमाने तरीके से सप्रेस करेंगे कि हम जो कानून लाएंगे उसको किसानों को मानना पड़ेगा, नहीं होगा वो आंदोलन करेंगे तो हम सीमा की तरफ बाड़ लगा देंगे वहां पर। ये जो वे ऑफ गवर्नेंस है वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलता है, लोगों में भयानक असंतोष फैला हुआ है। अब उपराष्ट्रपति चाहे जो चुने जाएं, उनसे भी अपेक्षा यही होगी कि क्या आप लोकतंत्र की, संविधान की रक्षा करेंगे, या धनखड़ की तरह आप फिर वही व्यवहार करेंगे, और फिर आपका वो हश्र यही होगा, या कोई ऐसा व्यक्ति जीतता है जिसकी लोकतंत्र में आस्था हो, संविधान में आस्था हो, और जो उस पद की गरिमा बहाल कर सके। थोड़े समय में रिजल्ट आएगा, अपेक्षा दोनों से यही होगी, चाहे जो जीते। जी जी बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ पर चुनाव आयोग का एक एग्जाम्पल यहाँ पर जरूर रखना चाहूंगी कि जब राजीव कुमार थे तो लगता था कि वी शुड गेट रिड ऑफ हिम, क्योंकि कोई बेहतर चुनाव आयुक्त आए, ताकि वो जिस तरह की उनकी एक तरह की भूमिका थी, पार्टिजन जिस तरह की उनकी भूमिका थी, जो भाषा का वो इस्तेमाल करते थे, वो तमाम चीजें हमने देखी। लेकिन जो चेंज आया वो थे ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, और गुप्ता जी ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने तो आते जो तमगे अपने ऊपर लगाए हैं और जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, उसको लेकर तो हमने देख लिया, एक नहीं 3 चुनाव आयुक्तों ने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में क्या कुछ उनकी शान में कहा है। तो वही है कि धनखड़ जी को अपमानित तरीके से उनको हटाया गया, अब जो दूसरे आएंगे वो कैसे होंगे, क्योंकि अगर राधा कृष्णन जी की हम बात करते हैं तो उनका आरएसएस का पूरा बैकग्राउंड है, वो यस मैन होंगे, जाहिर सी बात है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन वो किस तरह के यस मैन होंगे? धनखड़ जिस तरह से लेक्चरिंग करते थे वो, या फिर उससे भी कहीं आप आगे बढ़कर कोई और उनका रवैया होगा। जाहिर सी बात है उन्हें चुना गया है तो उनकी धनखड़ से बेहतर ही खूबियां उस तरह की, जिस तरह के धनखड़ थे,
रेजिग्नेशन देने से पहले वो जरूर क्राइटेरिया रहा होगा। मैं शामिल करूंगी डॉक्टर श्रीलम जी को संक्षेप में उनसे बात, फिर तमाम मेहमानों के पास एक एक और क्वेश्चन के लिए मैं आऊंगी। डॉक्टर श्रीलम, सवाल यही मेरा आपसे कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी आने वाले वाइस प्रेसिडेंट? अगर राधाकृष्णन बनते हैं तो क्या आपको लग रहा है कि किस तरह की हमें राज्यसभा की कार्यशैली हमें देखने के लिए मिलेगी? क्योंकि राज्यसभा हो लोकसभा हो, जिस तरह से विपक्ष का गला घोटा जाता है, उन्हें स्क्रीन से हटाया जाता है, माइक उनके बंद किए जाते हैं, लोकतंत्र की जिस तरह से धज्जियां, लोकतंत्र का मंदिर जिसे मोदी जी कहते हैं, वहां पर जब उड़ाई जाती हैं, तो अब आने वाले वाइस प्रेसिडेंट जो हैं उनसे क्या उम्मीद हम करें? क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो हम कह ही सकते हैं कि नंबर फिलहाल उनके साथ है, किधर ज्यादा हो सकते हैं किधर कम हो सकते हैं वो एक अलग बात है। जी शुक्रिया बुशरा जी। मैं असल में कोई कयास के पक्ष में नहीं हूं जब नतीजा आने वाला है, लेकिन ये बात एकदम कि वो एनडीए का उम्मीदवार है, वो अगर जीतते हैं तो इतना कुछ भी बचा है वो भी खत्म हो जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि ये तो उन्होंने देखा है, मतलब जिन्हें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मुझे रोकना पड़ेगा, उन्होंने देखा है कि जी आपकी आवाज पूरी तरीके से ब्रेक हो रही है। इफ यू कैन रीजॉइन प्लीज। हाँ, यहाँ पे कुछ नेट का प्रॉब्लम हो सकता है। जी 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 प्लीज रीजॉइन। मैं पुष्पेन जी को इसमें शामिल करूंगी। पुष्पेन जी, आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? और फिर मैं अमरीश जी और रविंद्र जी के पास आ रही हूँ। जी, जो मैंने सवाल अभी पूछा है डॉक्टर सुनीलम से। जी नहीं, ये तो बिल्कुल चमचागिरी की जो हद है वो पार करेंगे कि कोई सम्मानित पद नहीं बचे हैं अब। मतलब पद तो सम्मानित है, व्यक्ति सम्मानित नहीं बचा है कोई भी। और जो किसान पुत्र हैं, जो तथाकथित कहते हैं कि हम जो है चौधरी चरण सिंह के पोते हैं या और लोग हैं, हमने तो उनके विषय में भी कहा है, जैसे जयंत चौधरी है। हमने कहा था भाई ये जो तमाम कारण है, और जगदीप धनखड़ से लेके सतपाल मलिक जी का अपमान हो, आंदोलन हो, पहलवान बेटियां हो, जाटों को आरक्षण नहीं दिया गया, अरे जो वोट आपको देते हैं उनके वर्गों के हितों के लिए आप वोट डालना। अगर इस व्यक्ति ने नहीं डाली होगी तो फिर इसको भी जो है डंप करने की, इसको भी ढोने की आवश्यकता नहीं है किसान समाज को और जाटों को। तो ये सब अपील हम लोगों को, जनता को करनी पड़ेगी कि जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, क्योंकि वीपी चुनाव में हम लोग तो वोट नहीं दे सकते, नहीं तो ये हार जाता इनका प्रत्याशी, बेईमानी यदि नहीं होती। तो उन लोगों से हम अपील ही कर सकते हैं, उनको दबाव में डाल सकते हैं कि भैया अगर अब भी तुम्हें आंखें तुमने नहीं खोली तो बहुत बुरा हाल तुम्हारा भी अगले चुनाव में कर देंगे। 2027 में चुनाव आ रहा है, पहले यूपी में और बाद में 29 में आ रहा है। जहां तक राज्यसभा में इनके कंडक्ट का सवाल है, जो ये राधा कृष्णन है, सीपीआर जो भी है इनका नाम, ये अगर ये जीतते हैं तो मुझे तो लगता है बहुत ज्यादा इनका कोई वैसा प्रभावशाली होगा, ये भी उसी डर्रे पे चलेंगे। हालांकि जिस तरह के हालात चारों तरफ से बने हैं, खबरें नेपाल से इधर से उधर से आ रही हैं, कुछ सुधार इन्होंने जीएसटी में किया है, डरे तो हुए हैं ये बहुत ज्यादा, वोट चोरी का मामला है, तो कहीं ना कहीं डर तो इनके अंदर है। हो सकता है कुछ इनकी अंतरात्मा जाग जाए कि साहब मैं थोड़ा सा कंडक्ट अपना ठीक तरीके से रखूं, या भय में कुछ मोदी कहते कि यार अब थोड़ा ठीक चलो नहीं तो जनता जो है हमें खदेड़ देगी। तो मुझे बहुत ज्यादा आशा इस बहुत इवेंटफुल या बहुत अच्छा इनका कार्यकाल होगा, या ये लोकतंत्र के बड़े भारी प्रहरी बन के उभरेंगे, उपराष्ट्रपति जो भी आएंगे, मतलब इनके वाले की बात कर रहा हूं मैं, वो मुझे इनसे बहुत आशा नहीं है। हाँ, यदि विपक्ष का कैंडिडेट जीत जाता है तो निश्चित रूप से जो इन्होंने इलीगल तरीके से सरकार पे कब्जा किया हुआ है वो हटता चला जाएगा, और सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, और ज्यादा दिन फिर मोदी सरकार नहीं टिकेगी। यही परिणाम हम निश्चित कर रहे हैं। अगर नहीं हुआ तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई ये मतलब कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ ना कुछ धांधली भी कर सकते हैं, जैसा 30-32 वोटों में धांधली इन्होंने कर दी थी चंडीगढ़ के चुनाव में, सबको बताया, जो कि वहाँ कैमरा भी चल रहा था। तो इसमें भी पहले से ही कोई वोट इन्होंने फालतू छपवा लिए हो, कुछ करा लिए हो, मुझे पूरा डाउट रहता है ये सब तरह की बाजीगरी करने में सक्षम है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, लोगों ने 12 साल में
सब कुछ देख लिया है और किस तरह से चुनाव हड़पे गए हैं ये भी हम सब ने देखा है। जहां पर जनता जाकर वोट करती है, कैसे उनके वोटों की ठगी की गई है। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, लोकसभा का चुनाव 2024 का और इसी तरह के तमाम चुनाव हमने देखे हैं। और महादेवपुरा का तो जो एक्सपोजे किया है, एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव जो एक्सपोजे किया है राहुल गांधी ने, वो साफ तौर पर बताता है। और अब तो वो कह रहे हैं कि जी एक चीज और ऐड कर दूं, जो सोशल मीडिया का शिकंजा है, इसके लिए भी मैं बता दूं, सरकारी लोग सुनते रहते हैं आपके चैनल को। पिछले दिनों इन्होंने मेरे ही ट्विटर हैंडल की रीच कम कर दी, मुझे नोटिस आया वहां से ट्विटर से कि साहब वो कुछ सरकारी उसके आने की वजह से आपकी रीच हम कुछ कम कर रहे हैं, वो रीच को बढ़ा देना, नहीं तो मेरी रीच और बहुत है, मैं तुम्हारी रीच ठीक कर दूंगा, तुम सुधर जाओ। मोदी और शाह, एक क्रिमिनल आदमी हमें चाहिए नहीं देश की गद्दी पर बैठे हुए। संविधान के अनुसार जो तुम्हारे गिने चुने दिन है उनको पूरा कर लो शांति से, अपना जनता जो है ना वो बुरा हाल करेगी, तुम्हें कल्पना नहीं होगी, बोल के भाग जाएंगे तुम्हारे मित्र दादी अंबानी और बुरा हाल हो जाएगा तुम्हारा। तो अमित शाह के बेटे बैठे हुए हैं, लूट मचा रहे हैं आईसीसी में, और इसमें भूल जाओगे, झोला उठा करके हेलीकॉप्टर में भागोगे, कुछ सीन आ रहे हैं सारे देशों से, समझ जाओ अभी भी। बिल्कुल, ये चिंताजनक बात तो है ही कि आसपास से जिस तरह की परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां जिस तरह की बनी तमाम हमारे पड़ोसी मुल्कों में, और अभी तो एग्जाम्पल बिल्कुल जीती जागती तस्वीरें जो नेपाल से आ रही है वो भी बहुत कुछ बताने के लिए काफी है। अगर सुनीलम जी आप तक मेरी आवाज पहुंचे, अगर आपके सिग्नल्स ठीक है तो आपसे मैं उस सवाल का जवाब चाहूंगी कि क्या किस तरह से आप ये देख रहे हैं, अगर राधा कृष्ण बनते हैं तो आपको लगता है कि जगदीप धनखड़ से एक हाथ आगे ही होंगे वो, जैसे मैंने एग्जाम्पल रखा यहाँ पर राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार गुप्ता का? लगता है डॉक्टर श्रीलम शायद नहीं जुड़े हुए हैं। मैं आप तीनों मेहमानों के पास आऊंगी। अमरीश जी, आपका कमेंट कि आप कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को भी, और नेपाल की बात जिस तरह से पुष्पेन जी ने रखी है, क्या आप भी उस तरह? ये अमरीश जी बताएं, शायद उनका वो कट गया। नहीं, वो हमें बुशरा जी की आवाज नहीं सुनाई पड़ी। नहीं, बुशरा जी का मेरे ख्याल से कनेक्शन कट गया है। आपसे ही सवाल पूछ रहे थे, आप ही कमेंट कर दीजिए अमरीश भाई। ओ तो हम बोले वाले। हाँ लाइव हैं भी हम। हाँ जी हाँ लाइव है सर, लाइव है। अच्छा, नहीं तो सबसे पहले देखिए जो चुनाव है उपराष्ट्रपति का, इसको लेके लंबे समय से हम लोग ये बात कह रहे थे कि ये एक लिटमस टेस्ट है और ये नरेंद्र मोदी का, और इसमें हमें कोई ना कोई सरप्राइज हमको लगता है कि आने वाला है, क्योंकि सरप्राइज केवल यही नहीं होता है कि विपक्ष का कैंडिडेट जीत जाए। हालांकि विपक्ष के जो कैंडिडेट हैं वी सुदर्शन रेड्डी, उनके ऊपर माओवादी होने तक का आरोप लगा चुकी है ये सरकार, और ये वो हैं जिन्होंने 2011 में सलवा जुदुम को आउटलॉ कर दिया था। सलवा जुदुम वो ताकत थी जो छत्तीसगढ़ में एक वहां के जो इस तरह के निरंकुश लोग हैं उन्होंने स्थापित की थी। माओवाद से लड़ने के नाम पे उन्होंने एक तरह के एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक संगठन बनाया था सलवा जुदुम, और सलवा जुदुम को लेके बहुत उन लोगों ने जनता पे दमन किया था सलवा जुदुम ने, और वी सुदर्शन रेड्डी ने सलवा जुदुम को ये कहा था कि इसको जो सेमी लीगल स्टेटस दी है, एसपीओ जो इससे बनाए जा रहे हैं, सरकार जो मदद कर, उस समय बीजेपी की सरकार थी वहां पर, तो उसको उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया था सलवा जुदुम। उसके बाद सलवा जुदुम खत्म हो गया, और फिर बहुत सारे जिन लोगों ने उसको शुरू किया था, एक वो कांग्रेस का ही था जिसने शुरू किया था, जो भगोड़ा हो गया था, उसके बाद फिर उसका भी एक बड़े जो कांड में होती चला गया। सवाल यहाँ पर यह है कि सुदर्शन रेड्डी देखिए एक ऐसे मामले में जहां पर बीजेपी एक ऐसी लाइन लेती है जो कि एक कहीं भी अकोमोडेटिव नहीं है, जो डिसेंट के ट्रेंड्स हैं, वो अर्बन नक्सली वजह, उनको कितने बुद्धिजीवियों को अर्बन नक्सली कह के जेल में डाल दिया, और उसमें कितने मतलब स्टैन स्वामी की डेथ हो गई। अब ये देखिए जो सारी चीजें हैं, ये जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति के खिलाफ सुदर्शन रेड्डी, बहुत सारे लोगों को उनके बारे में शायद ये बात पता नहीं होगी, इसलिए मैंने साफ की कि वो ऐसे हैं जो डेमोक्रेटिक जो ट्रेडिशन है
कि और जो फेयरनेस का ट्रेडिशन है, ये जो सच है उसको कम से कम बोलो। अब तलवा जुर्म के खिलाफ जिन्होंने जजमेंट दिया उसको लेके हाय तौबा अभी तक मच रही है। अभी लेटेस्ट जो प्रचार पूरा चला है उसमें अमित शाह ने और तमाम लोगों ने उनको नक्सली कह के और माओवादी कह के उनको वो करने की कोशिश की। अब माओवादी जो हैं सुदर्शन रेड्डी, उनको इतनी बड़ी संख्या में वोट मिल जाएगा, अब देखेगा उनको इतना बड़ा वोट मिल जाएगा चाहे वो जीते चाहे हारे। मतलब उसमें देखिए हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन कंट्रोवर्सी एक क्रिएट हो जाएगी, उनको वोट अच्छा मिलेगा। और ये दिखा रहा है कि भारत की जो दिशा है वो रेडिकल दिशा में चीजें जा रही, क्योंकि एक तो उनको विपक्ष को उनके जैसे रेडिकल आदमी को चुनना, तो उसका मतलब है कि विपक्ष भी ये सोच रहा है कि कोई मॉडरेट चेहरा अब नहीं चलना। अब ये मनमोहन सिंह का दौर नहीं है। अब ये जो है मतलब वो उस तरीके के चेहरे से आप नरेंद्र मोदी से नहीं लड़ सकते, आपको रेडिकलिज्म की तरफ जाना होगा। तो वो एक सुदर्शन रेड्डी का जो एक ये है, उसमें मैं इसकी अहमियत यहाँ देखता हूँ कि वैचारिक स्तर पे सुदर्शन रेड्डी ने एक चैलेंज दिया, और वो किसको दिया है? राजशेखर को, जो कि आरएसएस के आदमी। तो एक तरह से फार लेफ्ट के एक सपोर्टर की तरफ से और एक आरएसएस के आदमी को सीधे चैलेंज दिया गया, ये सीधे चैलेंज दिया गया है। और वो फार लेफ्ट का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इस समय ऑपोजिशन का कैंडिडेट इस समय बने हैं, और वो कितनी तगड़ी टक्कर दे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसको लेके हमको और ज्यादा जनता के बीच जाना चाहिए, इसको और प्रचारित करना चाहिए कि देखो ये इसका महत्व है कि ये यहाँ पर आरएसएस के खिलाफ एक वैचारिक यहाँ पर पोल बनना शुरू हो गया है भारत में। अब ये जो महत्व है, इसमें देखिए मैं यहाँ पर इस बात को खत्म करता हूँ, ये पहली बात। उसके बाद नेपाल में की बात है, नेपाल में जो बात है, जो आपने मैंने पूरा बैकग्राउंड उसका मैंने क्लियर किया था अपने पहले वक्तव्य में। अभी देखिए प्राइम मिनिस्टर ने भी रिजाइन कर दिया है, जो मुझे अभी खबर मिली। तो प्राइम मिनिस्टर का रिजाइन करना और ये सारी जो पूरी परिस्थितियां हैं, इसमें अब जो होने वाला है वो आप देखिएगा वो क्या हो, क्योंकि वहां पर जो पूरी सिचुएशन है उसमें मैं फिर कह रहा हूं कि अगर यहाँ पर जो अभी मौजूदा सरकार है भारत में, राइट विंग सरकार है, उसने अगर नेपाल में राइट विंग फोर्सेस को रिस्टोर करने की कोशिश, राइटिंग बैक ऑन दिस करंट मूवमेंट, तो उसके बहुत घातक परिणाम होंगे। क्योंकि नेपाल को लोग समझते नहीं, नेपाल जो लोग सोचते हैं, जो लोग काम करते हैं, चुपचाप रहते हैं, वो नेपाली है। नेपाल इस समय साउथ एशिया का सबसे रेडिकल देश है। वहां पर जो आर्म स्ट्रगल चला है वो थर्रा देने वाला है, जो साउथ एशिया में कहीं नहीं चला, श्रीलंका और नेपाल में। और नेपाल एक में आप जैसे ही एक देखिए कोशिश करेंगे कोई राइट विंग एक सरकार बनाने की, और होगी कोशिश बड़ी, क्योंकि अब बड़ी अनस्टेबल सिचुएशन हो गई है। और उसमें जो इंडियन गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उनका ये हमेशा ये रहता है कि मोनार्की को हम वापस लाएं। लेकिन वहां पर मैं फिर कह रहा हूं कि जो माओवादी हैं, जो रेडिकल फोर्सेस हैं, वो वहां पर तैयार हैं, उनको वो भी सिचुएशन को वॉच कर रही हैं। अभी देखिए पुष्प कुमार दहल जो प्रचंड थे, उन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले जानबूझ के रिजाइन भी किया था, इसीलिए क्योंकि वो कह रहे थे कि हमें ऐसी सरकार चलानी ही नहीं है जिस सरकार में इस तरीके का भ्रष्टाचार है और जो हम कुछ इसके खिलाफ नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जो देखिए कॉल नेपाल में होने वाली है कि हमने पॉलिटिकल सिस्टम बदल दिया, मोनार्की से फेडरल रिपब्लिक हम ले आए, लेकिन अब हमको पूरी तरह से सिस्टम को चेंज करना होगा। यानी सिस्टम में जो इस समय जो रूलिंग क्लास है, जिसको पहले छोड़ दिया था कि भाई ठीक है उसके साथ कोई एग्जिस्टेंस हो सकती है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हो सकती है, अब वो संभावना नहीं रही है, क्योंकि मोनार्की रिस्टोर होने का खतरा है। तो ये बड़ी अपराइजिंग की तरफ, इससे भी बड़ी अपराइजिंग की तरफ, जो पहले 10 साल जो हथियारबंद संघर्ष चला नेपाल में, उससे बड़ा हथियारबंद संघर्ष नेपाल में चलने वाला है। और इसके लिए मैं जानता हूं भारत में अधिकांश लोग, बड़ा हिस्सा बुद्धिजीवियों का तैयार नहीं, क्योंकि वैचारिक स्तर पे वो इसको नहीं समझ रहे। लेकिन जब भारत में मैं कह रहा हूँ वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट इस बैकग्राउंड से लाया गया, तो अब आप सोच लीजिए कि स्थितियां कहाँ जा रही, स्थितियां यहाँ जा रही है। राइट के खिलाफ आप लेफ्ट को लाना ही पड़ेगा, और लेफ्ट जो है भारत में जो सीपीएम सीपीआई नहीं है, वो रेडिकल फोर्सेस। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ ये जो एक पोलराइजेशन इस देश में कल को होने वाला है, और राहुल गांधी इसको समझ रहे हैं, क्योंकि इसीलिए वो एक रेडिकल पोस्चरिंग कर रहे हैं
क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ऐसे लोगों का मूड एकदम बदल गया। राहुल गांधी वो थे जिन्होंने हम लोगों को ये सिखाया था कि मोदी को नाम से मतलब, हम तो मोदी को नाम से लेके और बुरा भला कहने में जेल भी गए थे। तो उन्होंने कहा था मोदी जी कहो, और उन्होंने ही इस चीज को दिखाया कि मोदी जी कहना छोड़ दो। अब ये जो चेंज है, देखिए, बहुत सुपरफिशियल नहीं है, ये बहुत ये डीपर चेंज है, और ये दिखा रहा है कि तू तड़ाक के लेवल पे चीजें आ गई हैं, और जहां तू तड़ाक के लेवल पे चीजें आ जाए वहां पर अच्छा ही है, क्योंकि उसको उससे कितनियां साफ होती, आमने सामने दुश्मन भी कौन है हमारा, उसके साथ कैसे निपटना चाहिए, ये भी साफ होता है। दुनिया में भी इस तरीके का देखिए माहौल है, और हिंदुस्तान में भी ऐसा माहौल बनेगा, और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव इस तरह के पोलराइजेशन को और शार्प करेगा। जी ओके, आपका एनालिसिस है। और जाहिर है आपने रखा है तो आपके सच भी होंगे जो आप इस परिस्थितियां यहाँ पर रख रहे हैं। लास्ट कमेंट्स दोनों मेहमानों से। ओंकारेश्वर जी, आप कैसे देख रहे हैं इस उपराष्ट्रपति चुनाव? जाहिर सी बात है ये मैसेजिंग का चुनाव हमने होते हुए देखा। क्या आपको लगता है कि नेपाल से भी एक सीख है क्या हमारे देश के लिए भी, और देश हमारी सरकार के लिए, कि अगर बांग्लादेश में हो सकता है, श्रीलंका में हो सकता है, नेपाल में हो सकता है, तो हिंदुस्तान में अब जाहिर सी बात है वहां से परिस्थितियां भिन्न हैं, लेकिन एक उबाल तो कहीं ना कहीं रहा है, क्योंकि हमने देखा कि एसआईआर के बाद किस तरह कुछ हमने बिहार में देखा, जितनी बड़ी तादाद में लाखों में लोग जुटे, तो है लोगों में, और डर खत्म हो रहा है। यही सबसे बड़ा डर है कि डर खत्म हो रहा है। देखिए, अभी अमरीश जी ने बहुत उसकी विस्तार से चर्चा की, मैं उतने विस्तार में नहीं जाना चाहता, क्योंकि अभी उसका वक्त भी नहीं है, वो फ्लूइड है। और अगर मौजूदा सिचुएशन को हम देखें तो जो हम मैसेज ड्रॉ करते हैं वो ये कि क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या क्या चीजें वो वहां उठाते हैं। सीरीज ऑफ करप्शन की बात उन्होंने उठाई है, नेपो बेबीज की बात कहनी उठाई है, और इस चीज से वहां के लोगों में असंतोष है, प्राइस राइज है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और इसकी वजह से उन्होंने किसी एक पार्टी को टारगेट नहीं किया, पूरी सरकार को टारगेट किया है, सभी को टारगेट किया है, और किसी इंस्टीट्यूशन को नहीं। उनका इसका मतलब ये है कि नेपाली युवा का जो विश्वास है वो किसी भी मौजूदा इंस्टीट्यूशन में रह नहीं गया है, क्योंकि सब कहीं ना कहीं वो है पॉल्यूटेड हो चुके हैं और अपने अपने विश्वास को खो चुके हैं। भारत में भी जो धनखड़ के मामले में हुआ, आज लोगों में उनके लिए एक कोई सिंपैथी की भावना क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने खुद ही अपने पद को इतना इरोड कर दिया। ऑपोजिशन से जिस लैंग्वेज में वो बात करते थे, ऑपोजिशन को वो वही कहते थे कि ये तो देशद्रोही हैं। ये बड़ा कॉमन सा है, किसी को भी ये सवाल उठा दीजिए, जैसे ही कुछ कहे तो कहिए रामद्रोही, फिर कहिए देशद्रोही, मतलब तुम ही सबसे बड़े देशभक्त हो, और तुम्हारी देशभक्ति का जो आलम है वो देख चुके हैं हम लोग ऑपरेशन सिंदूर से लेके तमाम जगहों पे। तो ये जो सिचुएशन वहां से यहाँ जो नजर आती है वो मुझे काफी हद तक ऐसी नजर आती है कि जो पुष्पेन जी ने लास्ट में कहा कि अगर समय रहते अभी भी आपने सुधार नहीं किया तो विश्वास तो टूट चुका है। विश्वास को फिर से बहाल करने की बात होगी कि आप क्या फिर से बहाल करने का कोई प्रयास कर पा रहे हैं? क्या देश ये नहीं देख रहा है कि इतना महंगा पेट्रोल बेच रहे हैं, तमाम अखबार चैनल भर चुके कि उसका सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ कॉर्पोरेट के पास गया, देश के पास आया होता, जनता के पास वापस लौट के आया होता, वो क्यों नहीं आ रहा भाई? जीएसटी पे 8 साल बाद आपको लगता है कि इसमें सुधार करना चाहिए? 8 साल तक जो जनता प्रताड़ित हुई है उससे पूछ लीजिए, और जमीन पे जाइए तो देखिए हमारे फार्मासिस्ट कह रहे थे कि उन दवाइयों के दाम कम हुए हैं जो बहुत रेयर इस्तेमाल होते हैं, जिनका रेगुलर इस्तेमाल होता है उन दवाइयों का दाम वैसे के वैसे है या बढ़ गया है उल्टा। तो जमीन पर स्थितियां वैसी नहीं है। गुजरात पे किन किन चीजों पे छूट है और बाकी राज्यों में किन किन चीजों पे छूट है। तो अभी भी ये ऑनेस्टी नजर नहीं आती, वो ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आती, वो वन मैन अपमैनशिप खत्म होता हुआ नजर नहीं आता, कलेक्टिव जो है वो उसकी बात नहीं नजर आती। आप अभी भी जो कुछ भी है वो अकेले करते हुए नजर आते हैं, और उसमें भी जो है ढकोसला चरम पर है, गजब है। पिताजी का जो है पिंडदान हो चुका गया में 1 साल पहले, देख चुके लोग हैं। अब जो है ठीक है आपका पर्सनल मामला है तो आप 50 बार उसको पिंडदान करिए, ये बात है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं आप चुनाव से जोड़ के करते हैं। ये एक जो है ना, जनता बेवकूफ थोड़ी है।
आज 2 घंटे पहले भी पटना में जबरदस्त वहां यूथ की अपराइजिंग हुई है, वो टीचर्स की बहाली वगैरह को लेके। यानी समझिए कि वहां का यूथ पहले से असंतुष्ट है। वो जो नजर आ रहा है राहुल गांधी के उसमें वोट अधिकार यात्रा में वोट चोर गद्दी छोड़ करता हुआ छोटा छोटा बच्चा भी, आपको लगता है कि वो स्प्रेड नहीं हुआ है पूरे देश में? सभी दलों के लोग उससे चिंतित नहीं है। वहां खुले मैदान में नजर आ रही है ममता बनर्जी, वहां पर लोगों के साथ बातचीत करते हुए और वो करते हुए। स्टालिन को क्या पड़ी है कि वहां उठ के और पटना जाए? टीडीपी के नायडू साहब को क्या पड़ी है कि वो चुनाव आयोग को पत्र लिखें, और तब भी चुनाव आयोग ये कह रहा है कि साहब डाटा नहीं दे सकते क्योंकि 272 साल लग जाएंगे। अरे भाई, इससे आपको क्या लेना देना कि 272 साल लगेंगे, 2000 साल लगेंगे, कि 20 मिनट में हो जाएगा काम? आप डाटा दीजिए। आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं साहब, ये तो उसका फुटेज जो है औरतों का है, माताओं बहनों का है, वोटिंग करते समय कोई वॉशरूम जा रहे हैं, वो कोई बेडरूम है कि उसका फुटेज नहीं दिया जा सकता? सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगे हुए क्यों हैं जब आप उनको दिखाना नहीं? तो ये जो टोटालिटी में चीजें हैं वो लोगों में भयंकर जो है वो असंतोष पैदा कर रही हैं। आप उनको ईज आउट करने के कुछ प्रयास करते हुए नजर नहीं आते। अभी भी आपका रवैया यही है कि या तो डालो या खरीद डालो या घुस के मार डालो, कर डालो। ये सारी की सारी नफरत की राजनीति है जिसने हमारे विदेश नीति को तबाह कर दिया है। अब ये समर सॉल्ट हो रहा है, कभी हम उछल के चाइना के गोद में पहुंचते हैं, 2 महीने पहले हमारा दुश्मन हो। अब ये सोचिए कि भारतीय सेनाएं क्या सोच के अपनी रणनीति बनाएंगी कि चाइना तो दोस्त हो गया, अब तो उसके ऊपर बैन हटेगा, अब तो ट्रेड होगा उसके साथ। तो चाइना दोस्त हो गया तो फिर पाकिस्तान भी दोस्त हो गया, क्योंकि पाकिस्तान का तो वो खास दोस्त है। फिर हमारी लड़ाई किससे है? फिर सुरक्षा काहे की है? फिर अमेरिका से वापस दोस्ती हो गई। ये समझ नहीं आ रहा है कि आप किस तरह से पूरे के पूरे विदेश नीति को, अब बीच में फिर यूक्रेन बोल रहा है आपके खिलाफ। रशिया हो, पूरी दुनिया में देख लीजिए कि जो हो रहा है वो बिल्कुल सबको समझ में आ रहा है कि ये ठीक नहीं है, और कहीं ना कहीं शांति से बैठ के इसको एक ठीक दिशा में ले चलने का प्रयास किया जाना चाहिए। जो नए उपराष्ट्रपति आएंगे उनसे सिर्फ अपेक्षा है कि संविधान की रक्षा करिए, अपने पद की गरिमा का पालन कीजिए, चाहे रेड्डी हो चाहे राधा कृष्णन हो। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, और मुझे लगता है कुछ सेकंड का ही वक्त बचा है और कुछ सेकंड के बाद से ही हम ये देखेंगे कि जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। और बहुत इंटरेस्टिंग इस बार का ये चुनाव है वाइस प्रेसिडेंट का। अमूमन लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनी, जिस तरह की पॉलिटिकल मैसेजिंग हुई, उसके बाद हमने देखा कि ये चुनाव जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो चला है और लोगों को ये जानने में बहुत इंटरेस्ट है, जाहिर सी बात है, कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा और क्या कोई क्रॉस वोटिंग या किसी तरह की कोई चीज होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमान जी आपका, रविंद्र जी आपका, सुनील जी आपका, अमरीश जी आपका, ओंकारेश्वर जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। और अब फौरन ही भी आपके राजीव जी जुड़ेंगे और लगा जो लाइव अपडेट है, काउंटिंग जो है वो आपको डीबी लाइव पर देखने के लिए मिलेगी और आपको डीबी लाइव के जरिए आपको पता चलेगा कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होने जा रहा है। नमस्कार।